बोलिए सर जुबा केमिस्ट्री, क्या हालचाल। तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस केमिस्ट्री के बच्चों क्रैश कोर्स में। और आज हम लोग क्या करेंगे सर, क्योंकि कल हम लोगों ने किया था सर एल्किल हैलाइड का सर रिवीजन पूरा का पूरा सर थ्योरी का वन शॉट किया था। एक्चुअली वो वन शॉट नहीं टू शॉट हो गया था एक रन की जगह 2 रन हो गए। तो वीडियो ब्रेक करके हमको रिकॉर्ड करनी पड़ी थी, तो इस कारण से हमने उसको 2 पार्ट में किया। बट आई होप कि आपके पास बेटा वीडियो आ गई है, आपने उसको देख लिया होगा। अगर आपने एल्किलाइड का वीडियो कंप्लीट कर लिया है तो अब आज आइए चलिए हम लोग करते हैं कहाँ पे, एल्किलाइड के पीवाईक्यू सेशन पे। दोस्तों कल के लेक्चर मैंने आपको साफ साफ बताया था कि भाई देखो एल्किलाइड जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है, क्योंकि इसमें सर रिएक्शन क्यों होती है, कैसे होती है, कब कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, इस सवाल का हमें आंसर मिलता है। कई बच्चे हमको हमेशा बोलते हैं सर SN2E2 में बड़ी परेशानी होती है, उसका भी मैंने आंसर आपको पार्ट 2 में बताया था। तो ये सर देखिए एक बहुत ही बढ़िया बच्चों चैप्टर है, और इसके सवालों को भी करके जब आप करते हो तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये कंसेप्ट लग रहा है, इस कारण से ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल चैप्टर है। और यहाँ पे सर देखिए रिएक्शन से ज़्यादा उनके पीछे की केमिस्ट्री सर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिएक्शन के पीछे की केमिस्ट्री सर हमको यहाँ पे बहुत अच्छे से सीखने को मिलती है। और एल्किलाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिससे आप लिटरली बच्चों सारे फंक्शनल ग्रुप आप बना सकते हो, ये भी कल मैंने आपको सर बना करके दिखाया था। ठीक है, तो चलिए सर आते हैं हम लोग अपने आज के सेशन पे और कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो दोस्त लोग नए हैं, क्योंकि हमारी फैमिली दिन ब दिन ग्रो कर रही है आप लोगों के सपोर्ट से, तो जो बच्चे नए हैं वो हमको जान सकते हैं और बाकी सब लोग तो हमको जानते ही हैं। ठीक है, चलिए सर बहुत अच्छी बात है। हमारे सभी लेक्चर्स के लेक्चर नोट, हमारे सभी लेक्चर्स के लेक्चर नोट और प्रैक्टिस शीट्स आपको कहाँ मिलती है सर, अपने टेलीग्राम चैनल पे। और क्या है सर अपना टेलीग्राम चैनल, सर दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ये चीज़ तो हमारा टेलीग्राम चैनल हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया और इंस्टाग्राम चैनल हो गया, सब के सब सर देखिए इसी नाम से हमारे रहते हैं। बहुत अच्छी बात। चलिए सर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले भाई, सबसे पहले बच्चे लोग कहेंगे सर ये कौन सा सवाल ले आए, ये कौन सा सर बाबा आदम के ज़माने का सर सवाल ले आए हैं आप। ठीक है, तो सर देखिए ये जो है ये वही सवाल है जिसके बारे में कल हमने डिस्कशन किया था। कौन सा सवाल बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि हमको एक रिएक्शन, एक मैकेनिज्म पढ़नी है, एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड सर बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म मोस्टली सिलेबस में नहीं देते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि एक्सक्लूडिंग बेंजाइन मैकेनिज्म। बट चूंकि बेंजाइन मैकेनिज्म की केमिस्ट्री में सिर्फ बेंजाइन मैकेनिज्म नहीं है बल्कि वहाँ पे कार्बन एंड की केमिस्ट्री भी है, काफ़ी कुछ कंसेप्ट है, तो हमें एक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या सीन होता है। ठीक है, आइए चलिए सर समझते हैं। तो लेट्स लर्न क्या बेंजाइन मैकेनिज्म। चलिए सर बेंजाइन मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। लेट्स लर्न क्या सर बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक है, देखो भाई होता क्या है दोस्तों, अगर हमारे पास एरोमेटिक हैलाइड है, दोस्तों अगर हमारे पास क्या है सर एरोमेटिक हैलाइड है, तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि सर एरोमेटिक हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ी मुश्किल से होती है। एरोमेटिक हैलाइड में सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत मुश्किल से होती है, और यहाँ पर ना तो SN1 होती है ना SN2 होती है, बल्कि SNAR होती है। SNAR के लिए भी मैंने आपको कल की पॉइंट बताए थे क्या, कि सर SNAR रिएक्शन कब फेवरेबल होती है, जब एरोमेटिक हैलाइड में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बट कब, बट अगर ऐसा ना हो तो मतलब कि एरोमेटिक हैलाइड विद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एरोमेटिक हैलाइड विद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो। अगर बच्चों एरोमेटिक हैलाइड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो तब क्या होगा, व्हाट इफ एरोमेटिक हैलाइड कंटेन क्या सर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तब क्या होगा। और साथ में हमने क्या दिया है सर रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्शन में हमने क्या लिया हुआ सर स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, KNH2। KNH2 बहुत ही पावरफुल बेस है, ये NaNH2 ही है। अमोनिया ही अच्छा खासा बेस होता है, NH2- तो और भी तगड़ा बेस है। ठीक है, तो बेंजाइन मैकेनिज्म में बेटा प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या है कि हमें एरोमेटिक हैलाइड लेना है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, और या फिर एरोमेटिक हैलाइड ही। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुई तो SNAR हो जाएगी। ठीक है, तो हमने डीएक्टिवेटेड, ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक हैलाइड लेना है, इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक हैलाइड हमको लेना है। ठीक है, अब इस बंदे को हमने अगर NaNH2 के साथ ट्रीट किया तो देखो क्या होगा,
बच्चों देखिए रिएजेंट के नेचर को समझिए, NH2 माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है लेकिन उससे भी अच्छा बेस है, क्योंकि बताया था छोटे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उनका बेसिक एक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है ये चीज़। तो ये बहुत ही तगड़ा बेस है, और ये जो बहुत तगड़ा बेस है ये क्या करेगा, ये क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बीटा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब ये जो बीटा हाइड्रोजन है बहुत मुश्किल होता है निकालना, डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को निकालना बड़ा मुश्किल है, तभी तो हम बहुत हाई फाई बेस को लेके आए NH2 माइनस को। तो ये NH2 माइनस आएगा, यहाँ से बेटा H प्लस ले जाएगा, और जैसे ही H प्लस आएगा सो हियर वी विल हैव क्या, कार्बन आयन। और ये जो कार्बन आयन है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, ये जो कार्बन आयन है अपने आप को सर स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, Cl माइनस को रिलीज कर देगा। तो यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, और Cl माइनस के निकलते ही यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, माइनस प्लस, एंड द बेंजाइन विल फॉर्म। ठीक है, ये बेंजाइन होता है, दिस इज कॉल्ड बेंजाइन। बेंजाइन है तो एरोमेटिक, लेकिन एंगल स्ट्रेन के कारण बहुत अनस्टेबल होता है। ये बहुत अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, इनको एंगल चाहिए 180, बट दिया कितना है 120, तो बेटा 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है, ये बहुत अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में सर देखिए बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, बेंजाइन। अब बेंजाइन बन तो गया है लेकिन है बड़ा अनस्टेबल। ठीक है, बेंजाइन बन तो गया है लेकिन है बड़ा अनस्टेबल। ठीक है, अब इसकी अनस्टेबिलिटी का कुछ ढूंढते हैं, कुछ इलाज ढूंढते हैं, क्या करें कैसे करें। तो अब ये जो हमारा बेंजाइन है, इसके ऊपर सर NH2 माइनस हमारा दोबारा से अटैक करेगा। इस बेंजाइन के ऊपर सर हमारा NH2 माइनस दोबारा से सर देखिए अटैक करेगा। ठीक है, ये जो बेंजाइन है सर इसके ऊपर देखिए सर NH2 माइनस दोबारा से अटैक करेगा। NH2 माइनस क्यों अटैक करेगा? सो दैट इसको मुक्ति मिल सके। किससे मुक्ति मिल सके? एंगल स्ट्रेन से। NH2 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, और आपने बेंजाइन को पोलराइज करना है प्लस माइनस में, और डेफिनेटली बात है सर आप प्लस चार्ज के साथ इसका बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, दिस थिंग विल फॉर्म। अब ये जो कार्बन आयन है, हमने रिएक्शन के दौरान इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को देखना है। यू नीड टू कंपेयर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को सर आपने चेक करना है। और डू रिमेंबर, यहाँ पे जो कार्बन आयन का नेगेटिव चार्ज है, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो इसकी स्टेबिलिटी में बेटा ध्यान रखना, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज इन्वॉल्व, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। इसकी स्टेबिलिटी बच्चों ध्यान रखना, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज इन्वॉल्व। इसकी स्टेबिलिटी में बच्चों याद रखना सिर्फ और सिर्फ बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट ही इन्वॉल्व होता है, यहां पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि जीओसी में रेजोनेंस का एक रूल होता है कि अगर किसी एटम के पास पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों है तो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड भाग लेगा, पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज दोनों तो रेजोनेंस में सिर्फ पाई बॉन्ड भाग लेगा। ठीक है, तो चूंकि इस कार्बन के ऊपर पाई बॉन्ड है तो रेजोनेंस में पाई बॉन्ड भाग लेगा, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो चूंकि रेजोनेंस नहीं तो इसके ऊपर मेसोमेरिक नहीं लगे, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। ठीक है, ये चीज़। तो ये नेगेटिव चार्ज है, और अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अमोनिया से, अमोनिया कहाँ से आया सर? सॉल्वेंट वगैरह में है। ठीक है, NH2 ने जब H प्लस ले लिया, NH2 ने जब यहाँ से H प्लस ले लिया तो अमोनिया बन गया। ठीक है, ये चीज़। तो अब ये क्या करेगा, ये सर अमोनिया से, सॉल्वेंट से एक H प्लस लेकर के वापस से ये चीज़ बना लेगा। सो बेसिकली क्या हुआ, हैलोजन हटा बट उसकी जगह NH2 आ गया। बेसिकली क्या हुआ, हैलोजन हटा बट उसकी जगह NH2 आ गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो बेंजाइन में जो NH2 अटैक कर रहा है ये दोनों ही कार्बन पर अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, पोजीशन बदल जाती है। मतलब हैलोजन जिस कार्बन पे था NH2 हो सकता है उसके बगल वाले कार्बन पर अटैक करे, तो उसे कहते हैं क्या सर? उसे कहते हैं सिने सब्स्टिट्यूशन। और अगर हैलोजन जिस कार्बन पे उसी कार्बन पे NH2 लग रहा है फाइनली, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे दो केसेस होते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और सिने सब्स्टिट्यूशन के साथ देखिए दो केसेस होते हैं। चलिए दोनों केसेस को समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास ये महाशय है, अगर मान लीजिए हमारे पास सर ये महाशय हैं, और अगर मान लीजिए हमारे पास ये महाशय हैं, तो दोनों ही केसेस में क्या होगा आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले बेंजाइन मैकेनिज्म के लिए NaNH2 लगेगा, सबसे पहले बेंजाइन मैकेनिज्म के लिए NaNH2 लगेगा। NaNH2 आएगा, पड़ोस वाले हाइड्रोजन को उड़ाएगा, और उड़ाने के बाद
ठीक है, H प्लस उड़ेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर नेगेटिव चार्ज Cl माइनस को रिपेल करेगा और फिर फाइनली हमको ये बेंजाइन मिल जाएगा. सो इन बोथ केसेस यू विल गेट दिस बेंजाइन. सो फार सो गुड. दोनों ही केसेस में हमको सर ये बेंजाइन मिल जाएगा. ये चीज़ें हैं. अब मैटर समझना. अब इस बेंजाइन के ऊपर क्या होगा सर, NH2 माइनस का अटैक होगा. अगर NH2 माइनस ने ऊपर वाले कार्बन पे हमला किया तो यहां नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर NH2 माइनस ने नीचे वाले कार्बन पे हमला किया तो सर यहां नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, ये चीज. नाउ यू नीड टू टेल मी विच कार्बन आयन इज मोर स्टेबल. नाउ यू नीड टू टेल मी विच कार्बन आयन इज मोर स्टेबल. ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहां पर मिथाइल का हमें रोल देखना है, क्योंकि NH2 का रोल दोनों जगह आइडेंटिकल होगा. NH2 का इफेक्ट दोनों जगह आइडेंटिकल है. दोनों केस में नेगेटिव चार्ज के बगल में देखिए NH2 है. मिथाइल का हाइपर कंजुगेशन भी होता है, इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है. यहाँ पर चूंकि जो लोन पेयर है वो परपेंडिकुलर केस में है, तो वहाँ पे ना हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगाना है. अब देखिए प्लस आई इफेक्ट जितना पास में लगेगा सर, देखिए प्लस आई इफेक्ट जितना पास में लगेगा उतना अधिक होगा. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्लस आई के करीब है, यहाँ पर मिथाइल का प्लस आई मोर होगा. ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट कार्बन आयन को लेस स्टेबल करेगा. ठीक है, और यहाँ पर मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट लेस है, और अगर प्लस आई कम लगेगा तो ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होगा. तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, और फाइनली ये वाला बंदा H प्लस लेकर के दिस थिंग विल फॉर्म. ये बंदा सर H प्लस ले लेगा, कहाँ से, अमोनिया से, और ये हमारा बनेगा. तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्लोरीन लगा है ऊपर वाले कार्बन पे, क्लोरीन लगा है ऊपर वाले कार्बन, लेकिन NH2 आ रहा है नीचे वाले कार्बन पे. तो ये क्या है सर, सिने सब्स्टिट्यूशन. इसे कहते हैं सिने सब्स्टिट्यूशन, मतलब दूसरे कार्बन के ऊपर सर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है. ठीक है, ये चीज़. चलिए सर इस वाले केस में आते हैं. यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर भी देखिए बच्चों दोनों सिचुएशन है कि एक बार नेगेटिव चार्ज ऊपर है, एक बार नेगेटिव चार्ज नीचे है. ठीक है, एक बार नेगेटिव चार्ज ऊपर है और एक बार सर नेगेटिव चार्ज नीचे है. ठीक है, एक बार नेगेटिव चार्ज ऊपर है, एक बार नेगेटिव चार्ज नीचे है. बहुत अच्छी बात है. अब क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा. यहाँ पर ये OMe का क्या होता है सर, सर जी यहाँ पे OMe का क्या होता है सर, यहाँ पे OMe का होता है क्या, माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है कम, यहाँ पे माइनस आई लेस है. माइनस आई लेस है तो ये कार्बन लेस स्टेबल है, और यहाँ पर माइनस आई मोर लगेगा तो ये मोर स्टेबल है. कार्बन को क्या पसंद है, माइनस आई माइनस एम इफेक्ट. मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे देखना नहीं, सिर्फ इंडक्टिव देखना है. तो ये मोर स्टेबल है. अब अगर ये मोर स्टेबल है तो ये कार्बन बनेगा, और फाइनली फिर बच्चों यही कार्बन आयन हमारा सॉल्वेंट से H प्लस ले लेगा एंड विल गेट दिस स्टेप. तो यहाँ पे क्या है सर, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है. यहाँ पे क्या है सर, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है. ठीक है, तो दैट्स हाउ थिंग्स विल फॉर्म. तो ये भैया जी देखिए यहाँ पर सीन होता है. ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म बिहाइंड बेंजाइन मैकेनिज्म, और ये सर हमको देखिए यहाँ पर देखना होता है. चलिए सर बहुत अच्छी बात है. आते हैं सर इस सवाल पे. तो हमको इस सवाल में सर क्या दिया है सर, टॉल्यूइन दिया हुआ है और उसके पैरा पे क्लोरीन है. जहाँ पर आपने NH2 देखा तुरंत आपने बेंजाइन मैकेनिज्म चेपना है. सर बेंजाइन मैकेनिज्म होगा एंड पहले ये बनेगा. ठीक है, अब इसके ऊपर दोबारा से NH2 माइनस अटैक करेगा. दोबारा से सर देखिए यहाँ पे NH2 माइनस अटैक करेगा. एक बार NH2 ने यहाँ अटैक किया तो ये बना, और एक बार सर NH2 ने यहाँ पे अटैक किया तो सर जी ये बना. ठीक है, ये वाला प्लस आई इफेक्ट इसके करीब है, प्लस आई इफेक्ट करीब है तो ये लेस स्टेबल है. प्लस आई इफेक्ट इससे दूर है, CH3 जितना दूर होगा कार्बन के, प्लस आई यहाँ पर लेस है तो ये बंदा मोर स्टेबल है. और अगर ये बंदा मोर स्टेबल है तो फिर यही बंदा बच्चों क्या करेगा, सॉल्वेंट से H प्लस लेगा एंड विल गेट दिस थिंग, विल गेट दिस थिंग. तो हमें सर सोल्यूशन में क्या मिलेगा,
मेटाटोल्यूडीन मिलेगा। हमें सोल्यूशन में क्या मिलेगा सर? मेटाटोल्यूडीन मिलेगा। दिस विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। टोल्यूइन CH3 वाला, और टोल्यूडीन क्या है? जब CH3 के साथ NH2 भी लगाए तो सर वो टोल्यूडीन होता है। बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो ये सर जी यहाँ पर सीन होगा, ये इसका आंसर होगा। चलिए सर, एडवांस का क्वेश्चन था बट एक कंप्लीट क्वेश्चन है सर बेंजाइन मैकेनिज्म को समझने के लिए। बढ़िया दोस्तों, बहुत ही अच्छा, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। आते हैं सर आगे के सवालों पे। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द गिवन हैलोएल्केन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। सर न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही रिएक्शन होगा, चाहे SN1 हो या SN2 हो। हर केस में सर आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव। सर जी देखिए, आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव, आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड एंड ब्रोमाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड। हर केस में सर देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर यही है, चाहे SN1 हो, SN2 हो या E1 हो, E2 हो। सर हर केस में सर रिएक्टिविटी ऑर्डर यही है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हर रिएक्शन में अल्टीमेटली हमको हैलोजन को निकालना है। एल्केलाइड की हर रिएक्शन में हैलोजन को डिपार्ट करना है, और हैलोजन जितना लूजली बॉन्डेड होगा रिएक्शन उतनी तेज होगी। सिर्फ और सिर्फ SNAR रिएक्शन में याद रखना, सिर्फ और सिर्फ बच्चों SNAR रिएक्शन में याद रखना कि एरोमेटिक फ्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव देन अदर स्पीशीज, ठीक है। तो वहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। एरोमेटिक फ्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड, एरोमेटिक क्लोराइड मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक ब्रोमाइड एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक आयोडाइड। सिर्फ SNAR में, बाकी सब जगह RI, RBr, RCl, RF चलता है। चलिए सर, केआईन एसीटोन, केआईन एसीटोन कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है सर? फिंकलस्टीन रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन एक क्लासिक एग्जांपल है सर SN2 रिएक्शन का। फिंकलस्टीन भी SN2 होती है, स्वार्ट्ज भी SN2 होती है, ठीक है। विथ ईच ऑफ द PQRS देन द रेट्स ऑफ द गिवन रिएक्शन वेरीज। तो कहाँ पे SN2 रिएक्शन तेज होगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी मैंने क्या बताया था सर? देखिए SN2 रिएक्शन होती है जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, एल्किल हैलाइड के ऊपर स्टेरिक हेडनेस कम होगा और सॉल्वेंट कैसा होगा? पोलर एप्रोटिक। अब उसमें जो मुद्दे की बातें थी वो क्या थी कि अगर बच्चों अल्फा कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच होगा तो रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। उसके अलावा अगर अल्फा कार्बन से पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग अटैच है तो सर वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करके तो भी रेट को इनहांस करते हैं, और उसके बाद फिर स्टेरिक हेडनेस वगैरह देखना होता है। ये सब मोटी मोटी चीज़ें, ठीक है। बगल में लोन पेयर वाला एटम है तो उससे भी सर ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये सब मुद्दे की बातें थी। तो यहाँ पर बच्चों देखिए ये हमारा अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन किससे अटैच है? CO से। CO की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण इस प्राइमरी हैलाइड के ऊपर इनॉर्मस पॉजिटिव चार्ज है, और इतना ज़्यादा इसके ऊपर बेटा इनॉर्मस पॉजिटिव चार्ज है कि सर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक झमाझम होगा। तो दिस गाय विल बी गोइंग टू बी मोस्ट रिएक्टिव। तो वो ऑप्शन आपको चूज करना है जिसमें बेटा S सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। S सबसे ज़्यादा रिएक्टिव किसमें है सर? B में है, ठीक है। तो S बच्चों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फिर हमारा कौन होगा? P, क्योंकि P में सर स्टेरिक हेडनेस कम है। उसके बाद में सर R और Q में सर यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी होगी। अगर अल्फा कार्बन से डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग अटैच होती तो भी रिएक्टिविटी तेज होती है। एंड देन 2 डिग्री हैलाइड कम रिएक्टिव होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट अल्फा कार्बन फेवर SN2 रिएक्शन, फेवर SN2 रिएक्शन। सर SN2 रिएक्शन के लिए फेवरेबल होती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल? इनमें से कौन सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? देखो न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ कभी भी कंपेयर करनी, सबसे पहले क्या देखोगे? साइज। सबसे पहले साइज देखिए तो बेटा F माइनस OH माइनस CH3 माइनस NH2 माइनस ये सब के सब एक ही पीरियड के, सेकेंड पीरियड की, तो दे हैव सेम साइज। अब अगर साइज सेम है तो यहाँ पर बच्चों क्या फंडा होता था, आइए जरा समझते हैं। बच्चों अगर साइज सेम होता है तो वहाँ पर याद रखना सबसे पहले देखते हैं नेगेटिवली चार्ज वाले जो बंदे होते हैं अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं सर, अगर नेगेटिव चार्ज सभी जगह है तो जो अच्छा बेस है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे इनकी बेसिक स्ट्रेंथ देखनी होगी। और जीओसी में आपको बताया था कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज की बेसिक स्ट्रेंथ कभी नहीं देखते हैं, हमेशा उनकी बेसिक स्ट्रेंथ उनके कंजुगेट एसिड से देखते हैं। तो पहले कंजुगेट एसिड बनाइए, पहले हमने कंजुगेट एसिड बनाया। जब कंजुगेट एसिड बनाया तो अब इनकी बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? तो बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, इनमें सबसे अच्छा एसिड कौन है? पानी, HF, सॉरी HF में हाइड्रोजन फ्लोरीन से अटैच है, खूब सारा बेटा पॉजिटिव चार्ज है, वीक एसिड है।
उसके बाद कौन सर? पानी। उसके बाद कौन सर? अमोनिया। और सबसे वाहियात कौन है? मीथेन। जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच है, जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच है, वहाँ पे H+ का बनना आसान होगा, तो वो ज़्यादा अच्छा एसिड है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, तो सर इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ये होगा। बेसिक और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा सर? ये होगा। ठीक है, सो दिस विल बी द केस एंड द आंसर विल बी सी। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। आते हैं सर अगले सवाल पे। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक टुवर्ड्स AgNO3। देखिए ये सवाल काफ़ी पूछते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ कौन रिएक्ट करेगा, कौन प्रेसिपिटेट देगा, वगैरह वगैरह। इन सवालों में सिर्फ एक ही फंडा याद रखिए, Ag+ जैसे ही आएगा वो साम दाम दंड भेद लगा करके हैलोइड आयन को खींचेगा। Ag+ जैसे ही हम सोल्यूशन में डालेंगे वो साम दाम दंड भेद लगा करके हैलाइड को खींचेगा। क्यों? क्योंकि Ag+ हैलाइड के साथ बहुत ही बढ़िया कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और उसको प्रेसिपिटेट करा करके रिएक्शन को सर फॉरवर्ड पुश कर देता है। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर ये जो सॉल्ट बनेगा वो काफ़ी हद तक प्रेसिपिटेट वगैरह बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो Ag+ आएगा और Cl- को बाहर निकाल करके AgCl फॉर्म करके रिएक्शन में सर काम करेगा। अब Cl- किस चीज़ में निकलेगा सर? Cl- तब निकलेगा अगर Cl- के निकलने के बाद बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या है? स्टेबल है। अगर Cl- के निकलने के बाद बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो Cl- खुशी खुशी मॉलिक्यूल को छोड़ करके आराम से 4 धाम की यात्रा करने सिल्वर के साथ चला जाएगा। सिल्वर को अगर इस चीज़ का एहसास है कि उसके जाने के बाद उसके बाल बच्चों का ख्याल रखा जाएगा तो आराम से घूमने चला जाएगा। लेकिन अगर हैलोजन को ये एहसास है कि उसके जाने के बाद उसके बाल बच्चों का, उसके कार्बोकेटाइन का कोई खास ख्याल रखेगा तो आराम से चला जाएगा। लेकिन अगर क्लोराइड को पता है कि उसके जाने के बाद उसके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे तो कभी उनको छोड़ के नहीं जाएगा। समझिए चीज़ों को। तो क्लोराइड आयन मॉलिक्यूल से तभी निकलेगा जब उसके निकलने के बाद बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो निकलेगा, अनस्टेबल है तो नहीं जाएगा मॉलिक्यूल छोड़ करके। ठीक है, ये चीज़। तो आइए देखते कहाँ कहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल है। ये कार्बोकेटाइन एरोमेटिक है, हकल रूल लगाइए, एरोमेटिक है, बिंदास बनेगा ये। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन भी एरोमेटिक है, बिंदास बनेगा। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, ठीक ठाक है। और ये कार्बोकेटाइन तो बहुत ही वाहियात है क्योंकि बगल में NO2 का -I इफेक्ट लग रहा है, इसको अनस्टेबल कर रहा है। तो सबसे अच्छा कौन है सर? देखिए सबसे अच्छा कौन है, आइए जरा समझते हैं। देखिए सबसे अच्छा है B, क्योंकि B में जो +M इफेक्ट लगा हुआ है, ये +M इफेक्ट यहाँ पे पहले नेगेटिव चार्ज लाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा और साथ में एरोमेटिक भी है माशाल्लाह। तो B फिर A क्या है? एरोमेटिक है, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कौन सर? C हो जाएगा। और सबसे वाहियात कौन है? D, क्योंकि D में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है। तो इसमें बच्चों आंसर क्या होगा? BACD। BACD, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन अगर एल्केलाइड पे हो रही तो यू नीड टू जस्ट सी क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा। जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल है रिएक्शन झमाझम होगी, और जहां पे बच्चों कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है रिएक्शन स्लगिश होगी, स्लो होगी। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल बच्चों, सेम सवाल, सवाल का कंसेप्ट वही है, बस साल बदले हैं। आइए देखते हैं सर इस सवाल में क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। कहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ मोस्ट रेडिली? कहाँ पे सबसे जल्दी बनेगा? तो जहां पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। जिस केस में कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिस केस में बच्चों कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वहां पे प्रेसिपिटेट सबसे जल्दी बनेगा। मैंने क्या बोला? जिस केस में बच्चों कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे सर देखिए प्रेसिपिटेट सबसे जल्दी बनेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए सर आइए समझते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहां पर Br- निकलेगा एंड विल गेट दिस कार्बोकेटाइन। Br- निकलेगा, विल गेट दिस कार्बोकेटाइन। Br- निकलेगा, विल गेट दिस कार्बोकेटाइन एंड Br- निकलेगा दिस कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो इन सभी केसेस में देखिए सर ये कार्बोकेटाइन है, बहुत अच्छी बात है। इस कार्बोकेटाइन को मजा कहाँ मिल रहा है? किस केस में ये कार्बोकेटाइन मस्त है?
यहाँ पे कार्बोकेटाइन ना तो रेजोनेंस कर पाएगा क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर बहुत दूर है, और ना कुछ नहीं, सिर्फ माइनस आई से उल्टा दर्द और होगा। कार्बोकेटाइन को क्या पसंद है सर? प्लस एम इफेक्ट, रेजोनेंस, प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये सब। यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं मजा मिल रहा, तो ये अनस्टेबल है, ठीक है। इस कार्बोकेटाइन के बगल में ऑक्सीजन का लोन पेयर है, अच्छा लग रहा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, अच्छा लग रहा है, प्लस एम इफेक्ट अच्छा है, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है। यहाँ पर क्या है? कार्बोकेटाइन के बगल में नाइट्रोजन का लोन पेयर है। यहाँ पर क्या है? कार्बोकेटाइन के बगल में बच्चों देखिए नाइट्रोजन का लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन का प्लस एम इफेक्ट है, अच्छा लगेगा, स्टेबल लगेगा, मजा आएगा, ठीक है सर, सी। और डी में बच्चों क्या है? इस कार्बोकेटाइन के बगल में भी नाइट्रोजन का लोन पेयर है, अच्छा लगेगा, स्टेबल लगेगा, मजा आएगा। अब देखिए ये सवाल हो गया है बहुत मजेदार, ये सवाल हो गया है बहुत मजेदार, ठीक है। देखो ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन का प्लस एम इफेक्ट अधिक होता है, और ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट कम होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का माइनस आई ज़्यादा है, बट नाइट्रोजन का प्लस एम ज़्यादा है। नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पे प्लस एम लेस है, यहाँ पे प्लस एम मोर है, यहाँ पे भी देखिए प्लस एम मोर है। अब सवाल यह था कहाँ पे प्लस एम ज़्यादा लगेगा। अब बच्चों एक चीज़ समझिए, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये कार्बोकेटाइन के साथ भी रेजोनेंस करेगा और बेंजीन के साथ भी करेगा, तो इसको दो दो जगह रेजोनेंस करना है, तो ये लोन पेयर कार्बोकेटाइन के साथ कम रेजोनेंस करेगा। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज क्रॉस कंजुगेशन, मतलब उसका जो प्यार है वो बट जा रहा है बच्चों, इसका जो प्यार है वो बढ़ जा रहा है। अगर मान लीजिए कटरीना कैफ को पता चल जाए कि मैं करीना कपूर से भी प्यार करता हूँ, अगर कटरीना कैफ को पता चल जाए मैं करीना कपूर से ही प्यार करता हूँ, तो वो बहुत गुस्सा होगी। क्यों? क्योंकि वो कहती कि सर विनीत तुम बस मेरे हो, वो कहती कि मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती, मैं दुनिया में सब कुछ शेयर कर सकती हूँ लेकिन तुम्हारे प्यार को शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो कटरीना को अगर पता चले कि मैं करीना को भी प्यार करता हूँ तो मेरा प्यार बढ़ जाएगा, तो सीधी सी बात है उनको बुरा लगेगा। वो क्या चाहती है? वो चाहती है, दोनों चाहती है कि सर उनका प्यार, मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ उनको मिले, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, कार्बोकेटाइन के साथ भी कर रहा है, तो कार्बोकेटाइन को नाइट्रोजन का लोन पेयर कम मिलेगा, तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लेस होगा, यहाँ पे प्लस एम लेस है। क्यों? क्योंकि प्लस एम इफेक्ट डिवाइड हो जा रहा है, रेजोनेंस डिवाइड हो जा रहा है दो जगह, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों क्या है? प्लस एम अधिक लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ कार्बोकेटाइन के साथ रेजोनेंस है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का नाइट्रोजन के साथ बहुत ही बढ़िया अव्वल दर्जे का रेजोनेंस होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट रिएक्टिव। जो डी है हमारा बच्चों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ पर बी आर माइनस ए जी प्लस आएगा, बी आर माइनस खींच के ले जाएगा, और उसके बाद में ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन आराम से बिंदास नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस करेगा, ठीक है, एंड विल फॉर्म दिस थिंग। आराम से कार्बन का ऑक्टेट पूरा, आराम से नाइट्रोजन अपना तन मन धन सब कुछ कार्बोकेटाइन को निछावर कर देगा। तो दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट रिएक्टिव। बहुत ही प्यारा सवाल। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर दोनों जगह डिवाइड हो जा रहा है, बेंजीन में भी डिवाइड हो रहा है, कार्बोकेटाइन में भी, तो कार्बोकेटाइन को उसको मजा कम मिलेगा। बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, ठीक है। ये चीज, द टोटल नंबर ऑफ एल्कीन फॉर्म्ड पॉसिबली बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन, ठीक है। आइए चलिए सर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वी नीड टू मेक हेक्सेन। सर ये हमारा हेक्सेन बन गया, 3 पे ब्रोमो लगा दिया, 3 पे साइक्लोपेंटाइल भी लगा दिया, ठीक है। और हमने इसमें क्या करना है? अब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है। अब देखो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मैंने आपको फंडा बताया था, रीअरेंजमेंट नहीं होता है, बीटा हाइड्रोजन आपने निकालना है। अगर ओपन मॉलिक्यूल है तो ओपन मॉलिक्यूल में कोई सा भी बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा, लेकिन अगर 2 बीटा हाइड्रोजन है तो सिस ट्रांस दोनों बनेंगे, और अगर एक ही बीटा हाइड्रोजन तो या तो सिस बनेगा ट्रांस बनेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री से निकालते हैं, ठीक है। ये चीज़ चलिए सर आइए समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर बच्चों देखिए इस बीटा कार्बन पे हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है अल्फा, और ये बीटा, इस बीटा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे सिस ट्रांस दोनों बनेंगे, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, सिस प्लस ट्रांस दोनों बनेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी सीन होगा, इस कार्बन के पास 2 बीटा हाइड्रोजन है, हैलोजन जब निकलेगा हाइड्रोजन के साथ जब हैलोजन निकलेगा, यहाँ पर भी क्या होगा? जीआई की संभावना होगी और सिस ट्रांस दोनों बनेंगे, सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा,
और यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा हमारे पास सिर्फ एक ही बीटा हाइड्रोजन है, चूंकि एक ही बीटा हाइड्रोजन है और रास्ता दोनों जगह सेम है तो जीआई नहीं होगी, तो ओनली वन प्रोडक्ट विल फॉर्म, ओनली वन प्रोडक्ट विल फॉर्म। ठीक है, ये चीज बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार डबल बॉन्ड यहां बनेगा, ऐसा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा जिसमें यहां बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, ऐसा सिर्फ एक प्रोडक्ट होगा। एक बार क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड यहां बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड जब बनेगा तो दो प्रोडक्ट होंगे, एक सिस वाला एक ट्रांस वाला। और मैं क्या कह रहा हूं सर, एक बार पॉसिबिलिटी क्या है कि सर यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, जब यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा तो भी दो पॉसिबिलिटी, क्योंकि दो तरह के बीटा हाइड्रोजन, एक बार सिस एक बार ट्रांस, ये मैं कह रहा हूं। तो टोटल बेटा कितने प्रोडक्ट बनेंगे सर, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच विल फॉर्म विल बी 5। यहां पे सर देखिए 5 प्रोडक्ट बनेंगे, ये चीज है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में सर देखिए 3 अलग अलग तरीके के बीटा हाइड्रोजन हैं, तो 3 पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे, 3 पोजीशन आइसोमर बनेंगे। लेकिन इन पोजीशन आइसोमर के साथ साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर को भी जब कंसिडर करेंगे तो सर टोटल 5 प्रोडक्ट सर यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, यहां वाली एल्कीन में सिस ट्रांस, यहां वाली एल्कीन में सर सिस ट्रांस, और नीचे वाली एल्कीन में सर ओनली वन प्रोडक्ट, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो 5 विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास सर हेक्सेन है और 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन है, उसमें अल्कोहलिक क्यूएच हमने डाला हुआ है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्लासिक E2 रिएक्शन, और सर वहां पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 5 प्रोडक्ट्स विल फॉर्म। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, रीअरेंजमेंट का कोई लफड़ा यहां पर नहीं होता है, क्या बात है। ठीक है, ये सवाल हमने अभी अभी आपको कराया था, आई होप ये रिपीट है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग विच विल नॉट लीड टू प्रेसिपिटेशन विद सिल्वर नाइट्रेट, कौन सा कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। देखिए कंसेप्ट वही है बच्चों, देखिए कंसेप्ट वही है, चाहे 2020 हो चाहे 2023 हो या फिर उसके प्रीवियस ईयर, कंसेप्ट हर बार वही है कि सिल्वर जब भी आएगा तो हैलोजन को खींच के ले जाएगा, और हैलोजन तभी निकलेगा सर, हैलोजन तभी निकलेगा जब हैलोजन को पता है कि उसके निकलने के बाद बनने वाला कार्बोकेटायन स्टेबल है। तो रिएक्शन का रेट डिपेंड करे किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। बहुत अच्छी बात है। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे किस में प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, जहाँ कार्बोकेटायन वाहियात है वहाँ पे नहीं प्रेसिपिटेट मिलेगा। यहाँ पे Br जाएगा सर, एरोमेटिक बहुत ही बढ़िया प्रेसिपिटेट मिलेगा, बिंदास सर यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, अच्छी बात है। Br माइनस जाएगा, बेंजाइल कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल है सर, प्रेसिपिटेट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे सर ये जो हैलोजन है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है। क्यों डाउट हो रहा है, क्योंकि इस हैलोजन और डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के कारण बॉन्ड स्ट्रांग है। चूंकि बॉन्ड स्ट्रांग है तो यहाँ पे रिएक्शन मुश्किल होगी। ठीक है, आपको मैंने कुछ मॉलिक्यूल लिखाए थे, क्या बेटा, विनाइल हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड और साइक्लिक ब्रिजहेड हैलाइड पर SN1 SN2 नहीं होते हैं बेटा। इन मॉलिक्यूल में सर SN1 SN2 नहीं होते हैं, तो अगर SN1 नहीं होता है कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, SN1 नहीं होता है कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, कार्बोकेटायन नहीं बनेगा रिएक्शन भी नहीं होगी। तो बेटा यही वो मॉलिक्यूल है सर, वही जो मॉलिक्यूल है, यही वो मॉलिक्यूल है जहां पे सर नो रिएक्शन होगी। और ये तीनों मॉलिक्यूल सर आपको ध्यान रखने हैं, इन मॉलिक्यूल में सर SN1 SN2 नहीं होती है। यहां पे सर Br माइनस बहुत बिंदास तरीके से जाएगा, क्योंकि Br माइनस के जाने के बाद बनने वाला कार्बोकेटायन पाई बॉन्ड और फिर बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, बिंदास यहां पर तो प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो इस सवाल का आंसर क्या है सर, सी में सर प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, क्योंकि हैलोजन के निकलने के बाद बनने वाला कार्बोकेटायन इज अनस्टेबल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, बट इवन मैकेनिज्म, किसके थ्रू जा रहे हैं, इवन मैकेनिज्म के द्वारा। कहाँ पे इवन मैकेनिज्म के द्वारा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन आराम से होगी। देखिए अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं अल्कोहलिक बेस तो E2 होती है, लेकिन अगर हम सॉल्वोलिसिस करते हैं एल्केलाइड में तो वहाँ पर भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है, बट इवन मैकेनिज्म से। उतनी अच्छी नहीं होती, हमें पसंद नहीं आती, लेकिन स्टिल होती तो है यहाँ पर। ठीक है, चलिए सर आइए देखते हैं कि कहाँ पर ऑर्डर हमारा ये होगा। अब देखो चाहे SN1 हो या E1 हो, रेट किस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। SN1 और E1 का रेट किस पे डिपेंड करता है सर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जहां पे कार्बोकेटायन स्टेबल है वहां पे सर देखिए SN1 और E1 रिएक्शन बहुत तेज होती हैं। चलिए सर समझते हैं कहां पे कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, चलिए पहचानते हैं। तो सर यहां पे हैलोजन निकलेगा, ये कार्बोकेटायन, हैलोजन निकलेगा, ये कार्बोकेटायन,
हैलोजन निकलेगा ये कार्बोकेटायन, और सर हैलोजन निकलेगा ये कार्बोकेटायन। इनमें सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है सर? इनमें सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन है डी, क्योंकि उसमें रेजोनेंस है। कार्बोकेटायन को क्या पसंद है सर? रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, प्लस एम इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो सर सबसे बेहतरीन है क्या? डी, ठीक है सर। उसके बाद क्या आएगा सर? उसके बाद आ जाएगा सर सी। डी के बाद क्या आ जाएगा सर? सी आ जाएगा। डी के बाद क्या आएगा सर? सी आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। सी के बाद क्या आएगा सर? ए, एंड देन क्या आएगा? बी आएगा। क्यों हमने ए को बी से पीछे, ए को बी से आगे किया है? क्योंकि इस पाई बॉन्ड का यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है, इस पाई बॉन्ड का यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, इस कारण से, ठीक है। तो ये हमको लग रहा है, बट देखते हैं ऑप्शन, कई बार ऑप्शन के हिसाब से भी हमको प्रोसीड करना पड़ता है, ठीक है। चलिए सर, तो सबसे स्टेबल तो सर देखिए डी है, और डी कहाँ पर है सर? ये है, ठीक है। तो डी इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? बी है। उसके बाद कह रहे हैं बी है, अच्छा। डी के बाद कह रहे हैं सर बी है। उसके बाद कह रहे हैं सर सी एंड देन ए, ठीक है सर। तो अब सवाल ये आता है, इन्होंने बी की जंपिंग क्यों करा दी? इन्होंने सर बी की जंपिंग क्यों करा दी? सर बी की जंपिंग क्यों करा दी, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए सर, क्यों इन्होंने सर बी को पहले कर दिया? बच्चों देखिए, यहां पर इवन रिएक्शन के दौरान सबसे पहले सर क्या होगा? कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटेगा, ठीक है बच्चों। ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटने के बाद हमको 1 डिग्री कार्बोकेटायन मिल रहा है, ठीक है सर। लेकिन ये जो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायंस आर नॉटी एंड दे कैन अंडरगो क्या? रीअरेंजमेंट। आफ्टर रीअरेंजमेंट दिस कार्बोकेटायन विल बिकम दिस थिंग। अब ये कार्बोकेटायन अगर इसमें रीअरेंज हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद अगर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब ये पहले से अधिक स्टेबल हो गया है। ये दोस्तों पहले से अधिक स्टेबल हो गया है। तो क्या इसकी जो रिएक्टिविटी है डी जितनी होगी? आंसर है नहीं भाई। देखो डी में क्या है? पहले से ही वही कार्बोकेटायन बनना है स्टेबल वाला। ए में क्या है? स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। ए में क्या है सर? सॉरी, सी बी में क्या है? स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, बट थोड़ा मेहनत मशक्कत करने के बाद उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले वो अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, वो रीअरेंज करके बी में वो रीअरेंज करके इस एलाइलिक कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होगा। तो इसी कारण से बी में बच्चों जंपिंग होगी, और डी फिर बी एंड देन सी एंड देन ए। ये यहां पे सर इसका लॉजिक है, ड्यू टू रीअरेंजमेंट, ड्यू टू रीअरेंजमेंट। भाई डी में पहले से ही सर रेडीमेड स्टेबल कार्बोकेटायन है, और बी में क्या? कार्बोकेटायन स्टेबल हो रहा है लेकिन रीअरेंजमेंट के बाद हो रहा है। तो थोड़ी मेहनत मशक्कत के बाद स्टेबिलिटी आ रही है। चलिए सर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है, आंसर हो जाएगा सर डीबीसी है। बहुत अच्छी बात। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन E2 रिएक्शन। बेटा E2 रिएक्शन में सर मेजर प्रोडक्ट क्या होता है? सर E2 रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट होता है सर वो बीटा हाइड्रोजन निकलता है जिसके निकलने के बाद बनने वाली एल्कीन स्टेबल है। E2 रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है? अगर मॉलिक्यूल में बहुत सारे बीटा हाइड्रोजन है जो एंटी हैं, तो उस बीटा हाइड्रोजन को निकालेंगे जिसको निकलने के बाद बनने वाली एल्कीन स्टेबल है। इसे कहते हैं क्या? सैड्स ऑफ एलिमिनेशन। लेकिन फ्लोराइड के केस में, बल्कि बेस के केस में, और क्वाटरनरी अमोनिया आयन के केस में हॉफमैन एलिमिनेशन होता है, और कोब्स एलिमिनेशन में। तो यहां पे सर क्या है? आइए जरा रिकॉल करते हैं। तो हमारे पास पेंटेन है, ठीक है। पेंटेन में क्या है सर? 3 ब्रोमो एंड 2 फ्लोरो, ठीक है ये चीज। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम E2 एलिमिनेशन। अब इसमें अगर हम E2 एलिमिनेशन करें क्या होगा? इसमें अगर हमने अल्कोहलिक क्यूएच डाल दिया तो क्या होगा? बच्चों देखिए, अल्कोहलिक क्यूएच में बेस आएगा क्या? बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और उसके बाद क्या? हेलोजन अपने आप निकल जाएगा। रिएक्शन के दौरान कौन सा हेलोजन निकलेगा? सवाल ये आता है रिएक्शन के दौरान कौन सा हेलोजन? सीधी सी बात है सर, ब्रोमीन। ब्रोमीन का बॉन्ड कमजोर है, तो ब्रोमाइड्स इज मोर रिएक्टिव देन फ्लोराइड। तो सर निकलेगा तो ब्रोमीन ही, ठीक है। अब ब्रोमीन तो चलो निकलेगा, लेकिन कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, ये भी सवाल है। इस मॉलिक्यूल में सर देखिए 2 बीटा हाइड्रोजन है, एक ये ग्रीन वाला और सर एक पिंक वाला। आप खुद से समझिए कि कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। पहली बार बीटा हाइड्रोजन निकलता कैसे है? बीटा हाइड्रोजन को निकालने के लिए बेस आता है। कौन सा बेस? अल्कोक्साइड आयन। अब सवाल ये यहाँ पे अल्कोक्साइड आयन किस बीटा हाइड्रोजन पे हमला करेगा? सर बेस उस बीटा हाइड्रोजन को हमला करेगा जो ज़्यादा एसिडिक है। और कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा? फ्लोरीन के बगल वाला, क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट इस हाइड्रोजन को मोर एसिडिक करेगा। तो इसीलिए बेस सबसे पहले इस हाइड्रोजन को निकालेगा, और जैसे ही H+ निकलेगा हेलोजन कट लेगा, और यहाँ पर बच्चों क्या? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो रिएक्शन के दौरान हमको ये मिलेगा, ठीक है, दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म, ठीक है।
ठीक है। रिएक्शन के दौरान सर देखिए हमको ये मिलेगा, दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म, और ये जो प्रोडक्ट है फ्लोरीन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस भी करेगा, ठीक है ये चीज। तो व्हाट विल गेट, विल गेट 2 फ्लोरो, we will get 2 fluoro 2 pentene, we'll get 2 fluoro 2 pentene, हमें क्या मिलेगा सर, 2 fluoro 2 pentene, this thing will form। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, 2 fluoro 2 pentene। तो शुरू करते हैं अपने आगे के सवालों को। दोस्तों देखिए ये सवाल एक बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये रिएजेंट की केमिस्ट्री को देखिए समझने में हमारी बहुत हेल्प करता है। सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि कभी भी सवालों में अगर आपको लगता है सर साइक्लाइजेशन की पॉसिबिलिटी है, तो याद रखना आप उस साइक्लाइजेशन को ज़रूर अंजाम देंगे, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग इज़ वेरी वेरी फेवरेबल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है और 5 मेंबर्ड रिंग सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा स्टेबल रिंग होती है। देखते हैं सर इस सवाल में क्या हो रहा है। बच्चों देखिए इस सवाल में सबसे पहले हमको क्या दिया है सर, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, क्या दिया है सर, K+ ओ BT ओ ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, माइनस टर्शरी भी लगा हुआ है तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है ये, ठीक है। और बेटा टर्शरी ब्यूटॉक्साइड क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल बहुत पुअर होता है क्योंकि स्टेरिक हिंडेंस है, लेकिन बेस बहुत अव्वल दर्जे का होता है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले क्या होगा सर, देखिए सबसे पहले बेस आएगा और कहाँ पे हमला करेगा, बीटा हाइड्रोजन पे। अब देखिए अगर हम छोटा बेस लेते हैं तो मोर स्टेबल एल्कीन बनती है, बड़ा बेस लेते हैं तो क्या बनता है, लेस स्टेबल एल्कीन बनती है। तो ये हमारा बेस आएगा और उस बीटा हाइड्रोजन को निकाले जो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। ये हाइड्रोजन हमको बहुत एसिडिक लग रहे हैं, होने को ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है, बट इनके बगल में क्लोरीन भी है, तो आराम से हम एलिमिनेशन कर सकते हैं। बेस इस हाइड्रोजन को निकालेगा, बेस इस हाइड्रोजन को निकालेगा और हैलोजन अपने आप निकलेगा और उसके बाद हमको ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा सर, ये मिल जाएगा। दिस थिंग विल फॉर्म। अब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है तुम रिंग की तरह बनाओगे, सो दैट आपके पास रिंग में साइक्लाइजेशन के ऑप्शन है देखिए खुले रहे, ठीक है, ये आपने बना लिया। इसके बाद क्या है सर, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर रहे हैं हम, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर रहे हैं। अब देखो एल्कीन के ऊपर H+ आएगा, एल्कीन के ऊपर H+ आएगा। अगर एल्कीन के ऊपर H+ हमने ऐसे किया प्लस माइनस, तो यहाँ पे H+ आएगा। अब अगर यहाँ पे H+ आएगा तो ये कार्बोकेटाइन कार्बोनिल ग्रुप के बगल में बहुत अनस्टेबल है। लेकिन अगर हमने पोलैरिटी को उल्टी तरह से किया, रिवर्स, मतलब हमने पाई बॉन्ड को ऐसे पोलराइज किया, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ऐसे में क्या होगा, H+ इधर जुड़ेगा और अब ये कार्बोकेटाइन कार्बोनिल ग्रुप से दूर है, तो नाउ इट विल बिकम स्टेबल। नॉर्मली 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, बट यहाँ पे सर 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल। पाई बॉन्ड को अगर हम इस तरह से पोलराइज करेंगे तो H+ यहाँ पे लगेगा और फिर ये कार्बोकेटाइन कार्बोनिल से दूर होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम इस तरह से पोलराइजेशन करेंगे और अब इसी के ऊपर क्या हमारा H+ अटैक करेगा और H+ हमारा यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। एंड नाउ दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसके ऊपर C+O का -M इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन के ऊपर C+O का -M नहीं पड़ रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है पहले से, ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन है और कार्बोकेटाइन की केमिस्ट्री में हमको हमेशा मैकेनिज्म देखनी चाहिए कि क्या हो सकता है। अब देखो सोल्यूशन में क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 है तो यहाँ पे अब HSO4 माइनस आ सकता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या HSO4 बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है तो निकल भी लेगा। तो अब ये कार्बोकेटाइन रहेगा। अब इस कार्बोकेटाइन को चाहिए नेगेटिव चार्ज। कहाँ पे नेगेटिव चार्ज है सर जी, नेगेटिव चार्ज है इस बेंजीन रिंग के पास। बेंजीन रिंग एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कार्बोकेटाइन बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा। कार्बोकेटाइन अटैक करेगा और H+ को रिप्लेस कर देगा। कहाँ पे कार्बोकेटाइन अटैक कर सकता है सर, कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे अटैक कर सकता है और इस पे अटैक कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टेरिक हिंडेंस है तो इसीलिए यहाँ पे अटैक लेस फेवरेबल होगा। हम यहाँ पे अटैक कराएंगे और कार्बोकेटाइन यहाँ पे अटैक करके H+ हटा करके खुद लग जाएगा। नॉर्मल फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन वाली रिएक्शन, नॉर्मल बच्चों क्या, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन वाली रिएक्शन। तो यहाँ से H+ हटेगा और H+ हटने के बाद एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। रिएक्शन के दौरान H+ इज किक्ड आउट। तो ये हमको सर यहाँ पर मोस्ट बढ़िया प्रोडक्ट लगता है। अब इस तरह के सवालों में आपको बेटा ध्यान रखना है क्या, कि कभी भी सर सवाल में अगर आपको साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है साइक्लाइजेशन रिएक्शन, तो वो आपका प्रोबेबल आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। ये आपको एक एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट के लिए आप
थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए। अब भाई ये कौन सा आंसर है सर? ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी। तो इस सवाल में बेटा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चों देखिए ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में भी सर देखिए आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी रिएक्शन में बेंजीन रिंग वगैरह बन सकती है तो आप उसके लिए सर बहुत ज़्यादा बायस्ड रहेंगे, आप उसको बनाने के बारे में काफ़ी सोचेंगे। तो यहाँ पर देखिए देयर इज़ वन ऑप्शन जिसमें बेंजीन रिंग बन रही है, तो हम उस ऑप्शन के लिए सर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे। चलिए आइए समझते हैं रिएक्शन में क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, HBr का एडिशन होगा। HBr में H+ ऐसे अटैक करेगा कि कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। अब अगर कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा तो क्लोरीन का -I लगेगा, लेकिन कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा तो क्लोरीन के -I और कार्बोनिल के -I से बच जाएगा। तो हमने HBr को ऐसे अटैक करना है कि यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस हो, ठीक है। पाई बॉन्ड ऐसे पोलराइज होगा कि जिस तरह से इस तरह से पोलराइजेशन हो, और अब इसी के ऊपर HBr ऐड कर देंगे, यहाँ पे H+ ऐड होगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, इस कार्बोकेटाइन पे -I इफेक्ट नहीं लगेगा तो स्टेबल है, और यहाँ पे Br-, ठीक है सर। दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमने सर HBr को ऐड करा दिया पाई बॉन्ड के ऊपर, क्या बात है, बहुत खूब। और अब बारी आती है सर अल्कोहलिक KOH की। देखिए अल्कोहलिक KOH कहाँ कहाँ हमला कर सकता है, डिहाइड्रो हैलोजनेशन कर सकता है। यहाँ पे दो तरह के हैलोजन हैं, दोनों में रिएक्शन होगी तो 2 बार पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, 2 बार पाई बॉन्ड बनेगा। अब देखो सबसे पहले कहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर, क्योंकि Br का बॉन्ड कमजोर होता है। तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे क्योंकि एसिडिक है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के बगल में है, और ये वाला Br निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम ये एल्कीन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे सर हम, उसके बाद हम ये वाला क्लोरीन के लिए क्या करेंगे सर हम, उसके बाद सर हम इस वाले बीटा हाइड्रोजन को निकालेंगे, हम इस वाले बीटा हाइड्रोजन को निकालेंगे और क्लोरीन को निकालेंगे, क्योंकि ये बीटा हाइड्रोजन भी एसिडिक है और क्लोरीन निकल जाएगा डिहाइड्रो हैलोजनेशन में, ये चीज़। तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा सर देखिए ये होगा। अब इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है, चूंकि यहाँ पर ये क्या है, ये सर आइसोमेरिज्म का वो केस है जिसमें सर गामा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे सर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगी, यहाँ पर दोस्तों कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगी, यहाँ पर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगी इन्वॉल्विंग गामा हाइड्रोजन, और उसके बाद सर फाइनली हमारा फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये गामा हाइड्रोजन H+ बन के निकलेगा, माइनस आ जाएगा, डीलोकलाइजेशन होगा, एंड देन फाइनली हमारा ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म वाया गामा हाइड्रोजन दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग। तो ये सर हमको यहाँ पर ध्यान देना है। मैकेनिस्टिकली डिहाइड्रो हैलोजनेशन में बेस वहाँ पे हमला करेगा जहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और जो बीटा हाइड्रोजन अगर ज़्यादा एसिडिक है तो जाहिर सी बात है सर बेस वहीं पे पहले हमला करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप इस प्रोडक्ट तक और भी तरीकों से पहुंच सकते हैं, बट अल्टीमेट थिंग आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी कि साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, और अगर कोई एरोमेटिक रिंग बन रही तो सर उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब आप सोचिए एरोमेटिक रिंग कैसे बनेगी, एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, बट सोचिए उसको। चलिए सर, बहुत अच्छी बात। कई बच्चे हमको कहते हैं कि सर हमने आपके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, तो क्या यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, ये वो चीज़ें, ठीक है। देखिए अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC अच्छे से पढ़ा हुआ है, और आइसोमेरिज्म में अगर आपको सर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अच्छे कंसेप्ट क्लियर हैं, तो उसके बाद सर आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं स्पेशली अपने क्लास 11th के बच्चों को सर बोलना चाहूँगा, देखिए क्लास 11th में आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर सर ध्यान रखनी है वो है थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कंसेप्ट, ठीक है, और हमारा क्या GOC और आइसोमेरिज्म में स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पोर्शन। हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन याद करोगे तो बहुत फायदा आएगा, बट हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन अगर याद नहीं होंगी तो ऐसा कोई बहुत जगहों पे रुकावट नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन GOC अगर नहीं तैयार होगा, केमिकल बॉन्डिंग नहीं तैयार होगा, तो आप केमिस्ट्री ही नहीं पढ़ पाओगे। तो केमिकल बॉन्डिंग, GOC दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लास 11th के बच्चों के लिए ध्यान दे रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि आगे चल के आपको समय नहीं मिलेगा उसको स्ट्रॉन्ग करने का। केमिकल बॉन्डिंग पहले पढ़िए, फिर GOC पढ़िए, और उसके बाद में और आइसोमेरिज्म में स्टीरियो वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। ये सब में बच्चों एकदम जितना आप बढ़िया कमांड बना सकते कमांड बना करके रखिए, ठीक है। ये चीज़ बहुत आपको काम आएगी। चलिए सर,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कितने मोल AgCl फॉर्म होंगे, वहां से क्लोरीन निकलेगा जहां से क्लोरीन निकलने पर बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है। क्या यहाँ से क्लोरीन निकल सकता है? नहीं सर, फौलादी बॉन्ड है, नहीं यहाँ पे क्लोरीन निकलेगा। क्या यहाँ से क्लोरीन निकलेगा? नहीं सर, फौलादी बॉन्ड है, रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, नहीं निकलेगा। क्या यहाँ से क्लोरीन निकलेगा? एब्सोल्युटली निकलेगा, बेंजीन के बगल में कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल। क्या यहाँ से क्लोरीन निकलेगा? एब्सोल्यूट निकलेगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल। तो यहाँ पे सर 2 मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म होंगे, 2 मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म होंगे। लगता है कि सर Cl माइनस चला गया तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा बच्चों? देखिए ये जो कार्बोकेटाइन है ये एक्वस सिल्वर नाइट्रेट में, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट में क्या है सर? देखिए एक्वस सिल्वर नाइट्रेट में Ag+ है, नाइट्रेट आयन है। तो ये कार्बोकेटाइन के ऊपर नाइट्रेट आयन अटैक कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि नाइट्रेट आयन का कंजुगेट एसिड बहुत तगड़ा एसिड है, तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो नाइट्रेट आयन हो गया, बाइसल्फाइड आयन हो गया, सल्फेट आयन हो गया, ये सब कभी नहीं अटैक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रेट आयन नहीं अटैक करेगा, तो लेकिन यहाँ पे कौन अटैक करेगा? Ag+ ने तो Cl- लेके भाग गया। अब कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक करेगा? बेटा कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा एक्वस सिल्वर नाइट्रेट में मौजूद पानी का OH-। यहाँ पे सर पानी का OH- अटैक करता है, ठीक है, एंड फाइनली वी विल गेट एल्कोहल, ठीक है, ये चीज़ें, बट दैट इज द थिंग। तो यहाँ पर AgCl निकल जाएगा और इन दोनों जगहों पे Cl हटा करके आप OH लगा दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट? कहाँ पे प्रेसिपिटेट मिलेगा? यहाँ पे एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है और आराम से AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है, नहीं बनेगा। यहाँ पे कार्बोकेटाइन है बट कोई उसमें कोई बहुत भयानक स्टेबिलिटी नहीं है, और यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो हम यहाँ पे अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि मेंस का सवाल है, तो विल प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट सर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में जो कार्बोकेटाइन बनेगा दैट विल बी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, और हम आराम से उसको सर प्रिडोमिनेटली फॉर्म करेंगे। सबसे पहले प्रेसिपिटेट सर ए ही देगा, ठीक है, और सब जगहों पे कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी कंसर्न है। ये ठीक ठाक है, लेकिन कोई बहुत भयानक स्टेबल नहीं है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड विद 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, तो इथेन CH3 विद 3 क्लोरीन, इसको हम सिल्वर पाउडर के साथ सर हम ट्रीट कर रहे हैं। बच्चों देखिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिल्वर पाउडर की सिर्फ एक ही रिएक्शन है जो आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में मैंने पढ़ाई। अब देखिए ये तो चीज़ें रहेंगी ना, अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे तो आपको देखिए उसके लिए फिर आपको झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, बिकॉज थिंग्स आर कनेक्टेड। मैं ऐसे ही थोड़ी ना 40 दिन का बेटा पूरा कोर्स चला रहा हूँ, मैं चीज़ें मेरे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है सर, बहुत सारा प्रेशर रहता है, लेकिन उस प्रेशर के बावजूद भी सर आप यकीन मानिए रात रात भर नींद नहीं आती कि भाई बच्चों का वीडियो नहीं टाइम पे बना हुआ है। तो अगर मैं आपके लिए सर बहुत सीरियस हूँ तो आपको अपने लिए सीरियस रहना पड़ेगा ना, ये चीज़ें। मैं कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना कि सर डेली के डेली सर वीडियो मुझे बनाने, सर मेरी मैंडेटरी ड्यूटी ही है। चलिए उधर उस बारे में नहीं जाते हैं। तो हमारे पास सर ट्राइक्लोरोइथेन है, और इसमें बेटा क्या डाले हम लोग? सिल्वर पाउडर। बच्चों पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिल्वर पाउडर की सिर्फ एक ही रिएक्शन है, कौन सी? कि अगर हम क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ ट्रीट कर दें तो क्या होता है सर? 6 AgCl का फॉर्मेशन होता है, एंड वी विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन। हमें सर एसिटिलीन का फॉर्मेशन मिल जाता है। 6 AgCl का फॉर्मेशन होता है एंड विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन। सर यहाँ पे हमको एसिटिलीन का फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है, ये चीज़। अब यही चीज़ यहाँ पर भी होगी, ठीक है। 6 AgCl देखिए भाई आपने निकालने हैं, 6 AgCl भैया देखिए आपने निकालने हैं, 6 AgCl भैया देखिए आप निकालेंगे, एंड वंस द 6 AgCl will removed, will be kicked out, this thing will form, so the answer is क्या? 2-ब्यूटाइन। द आंसर इज क्या? 2-ब्यूटाइन, ठीक है। याद रखना सिल्वर पाउडर वाली रिएक्शन में एल्काइन का फॉर्मेशन होता है, सिल्वर पाउडर वाली रिएक्शन में से देखिए एल्काइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये चीज। तो कार्बन के 3 बॉन्ड चले गए, तो कार्बन अब 3 बॉन्ड और बनाएगा, किसके साथ? अपने पड़ोसी नेबर के साथ, दैट्स इट।
Which of these produce the highest yield in Friedel-Crafts reaction? Now it's a very good question. Now this is a very very good question, a very very good and very important question. ठीक है, और यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. बच्चों देखिए, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है ये क्लासिक ऐसी रिएक्शन है. हाँ, इस फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जब हम एल्किल हैलाइड प्लस AlCl3 लेते हैं तो एल्काइल कार्बोकेटायन बनता है, और जब हम एसिड हैलाइड प्लस AlCl3 लेते हैं तो एसाइल कार्बोकेटायन बनता है. ठीक है, जब हम एल्किल हैलाइड प्लस AlCl3 लेते हैं एल्काइल कार्बोकेटायन, और जब हम एसिड हैलाइड प्लस AlCl3 लेते हैं वी विल गेट एसाइल कार्बोकेटायन. ठीक है, ये चीज सर यहां पर देखिए होती है. सबसे पहली चीज याद रखिए, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन इज अ बेटर रिएक्शन. फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन इज बेटर क्योंकि वहां पे जो कार्बोकेटायन है इज मोर स्टेबल. दोनों ही रिएक्शन में देखिए कार्बोकेटायन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल है क्योंकि कार्बोकेटायन के बगल में कभी भी अगर लोन पेयर होगा तो उसमें प्लस एम इफेक्ट मिल जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी में से 4 चांद लग जाएंगे. तो ये सर यहाँ पर स्टेबिलिटी का कारण है, तो ये बेटर होती है. एल्काइलेशन में क्या होता है, एल्काइल कार्बोकेटायन बनता है, वो रीअरेंज कर सकता है, और रीअरेंजमेंट में क्या होता है, मिक्सचर बनता है, तो इसलिए वो हम उसको बेटर नहीं कह रहे हैं. ठीक है, पहली चीज़ ये. दूसरी चीज़, कार्बोकेटाइन्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो उनको क्या चाहिए सर, उनको चाहिए इलेक्ट्रॉन. तो इसीलिए फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इसीलिए बच्चों फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड, डीएक्टिवेटेड एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड में नहीं होती है. अगर बेंजीन रिंग में कौन कौन से ग्रुप लगे हैं सर, अगर बेंजीन रिंग में NO2 लगा है, Cn लगा है, या कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इनमें फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है. हाईली डीएक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड में फ्रिडल-क्राफ्ट नहीं होती है. ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज याद रखिए, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में आप लुईस एसिड यूज कर रहे हो, और ये जो लुईस एसिड ये इलेक्ट्रॉन का दीवाना है. तो ऐसे में अगर बेंजीन रिंग में लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल ग्रुप लगे होते हैं, लोन पेयर वाले ग्रुप लगे होते हैं, और एक्सट्रीमली बेसिक ग्रुप लगे होते हैं जिनके पास काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो भी रिएक्शन नहीं होती है. तो इसीलिए फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में अगर बेंजीन रिंग में हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप लगते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड ग्रुप लगते हैं, तो भी रिएक्शन नहीं होती. सर एक्टिवेटेड ग्रुप से मेरा तात्पर्य क्या है, सर एक्टिवेटेड ग्रुप से मेरा तात्पर्य है O-, N-, NH2 एंड OH. तो भी सर देखिए फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी. तो इन शॉर्ट अगर बच्चों बेंजीन रिंग में, इन शॉर्ट बच्चों अगर बच्चों बेंजीन में बहुत ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, और बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो दोनों ही केसेस में सर देखिए फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है. इन सभी ग्रुप के लगने पे फ्रिडल-क्राफ्ट नहीं होती है. ठीक है, तो फ्रिडल-क्राफ्ट कब होगी, माइल्ड ग्रुप के लगने से. माइल्ड ग्रुप के लगने से देखिए फ्रिडल-क्राफ्ट होगी. और हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से वो किन किन मॉलिक्यूल है जिनमें फ्रिडल-क्राफ्ट होती है, सर फ्रिडल-क्राफ्ट होती है बेंजीन में होती है, बेंजीन में सर देखिए फ्रिडल-क्राफ्ट होगी. हेलोबेंजीन में भी कराते हैं, एरोमेटिक हैलाइड चैप्टर में सर है, हैलोजन डेरिवेटिव वाले कंपाउंड में सर है. एनीसॉल में भी कराई गई है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन. यस सर, यहाँ पर भी कराई गई है रिएक्शन. हेलोबेंजीन में, बेंजीन में, इनमें कराई गई है. टॉल्वीन में भी सर देखिए फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है. ठीक है, तो इन सब में तो सर देखिए एनसीईआरटी में ही बोला गया है कि सर इन सब में फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराई गई है, प्रोडक्ट बताए गए हैं. ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा डेरिवेटिव प्रोडक्ट सर देखिए यहाँ पे बनाए गए हैं. तो ये सर देखिए यहाँ पर की कंसेप्ट होता है जो ध्यान रखना है. एनिलीन में नहीं होगी, एनिलीन में सर देखिए नहीं होगी. क्लोरीन में होती है, एनसीईआरटी में कराई गई है. फिनॉल में नहीं होगी. और अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे अमाइड में, C डबल बॉन्ड O लगा है, तो भी फ्रिडल-क्राफ्ट नहीं होगी. ठीक है, बेंजामाइड में भी नहीं होगी. तो सबसे बेटर यील्ड कहाँ पे मिलेगी सर, सबसे बेटर यील्ड हमको मिलेगी B में. बाकी सभी में सर देखिए फ्रिडल-क्राफ्ट नहीं होती है. कुछ ना कुछ कंसर्न्स होते हैं.
अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगेगा तो AlCl3 उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। AlCl3 यहाँ पे सर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, रिएक्शन अलग दिशा में चली जाती है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कार्बोकेटाइन अटैक नहीं कर पाता है। ये सर यहाँ पे कंसर्न है, ठीक है। तो जिन जिन मॉलिक्यूल में फ्रिडलक्राफ्ट होती है उनको याद रखिए, और यही असली कंसेप्ट है। चलिए सर, द इंक्रीजिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, कहाँ पे सर SN1 अच्छे से होगी? सर SN1 में क्या देखना है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। चलो सर कार्बोकेटाइन बनाओ। ठीक है, ये सब देखिए कार्बोकेटाइन है। यहां पर बेंजीन के पास कार्बोकेटाइन है, यहां पे बेंजीन के बगल में कार्बोकेटाइन है, उसके पैरा पे CH3 है, +I+H लगेगा, और कार्बोकेटाइन को A नेगेटिव C पॉजिटिव, कैटाइन को क्या पसंद है? +I+M और +H। तो ये दोनों ही इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है। यहां पर OMe लगा है, बट कहां लगा है? मेटा पे लगा है। मेटा पे लगा है तो OMe का सिर्फ -I इफेक्ट लगेगा, और -I इफेक्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम करेगा। यहां पर OMe लगा है, पैरा पे लगा है, पैरा पे लगा है तो -I और +M लगेगा। -I के कारण स्टेबिलिटी घटेगी, लेकिन +M के कारण स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ेगी। ये चीज यहां पर है। तो इनमें बच्चों सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन है D, जहां पे पैरा पोजीशन पे +M लग रहा है। उसके बाद है सर C, जहां पे +I और हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। उसके बाद है सर A, और सबसे बेकार है B, क्योंकि B में क्या लग रहा है? -I इफेक्ट, जो कि स्टेबिलिटी को घटा रहा है। तो DCAB सर जी, DCAB सर जी, DCAB, ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये चीज, चलिए सर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी आइए चलिए सर देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, विच ऑफ दीज रिएक्शंस आर पॉसिबल। कौन कौन सी रिएक्शन है जो आपको लग रहा है पॉसिबल है? चलिए सर समझते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है सर? यहां पर फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहा है। देखिए, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में हम लोग एल्किल हैलाइड लेते हैं, और AlCl3 आता है, AlX3 आता है। AlX3 लुईस एसिड है, X- अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और X- के निकलते ही क्या बनेगा सर? कार्बोकेटाइन। अब यहां पे समझिएगा, कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटने लायक होना चाहिए, कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटने लायक होना चाहिए। अगर हमारे पास एरोमेटिक हैलाइड है तो सर एरोमेटिक हैलाइड में पहली बात कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं, और कार्बन हैलोजन बॉन्ड इतना मजबूत है कि वो टूटेगा नहीं। तो ये रिएक्शन हमको नहीं समझ में आ रही है, हमारे हिसाब से तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है और ऊपर से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड भी मजबूत है। तो दोनों ही केसेस रिएक्शन के लिए फेवरेबल नहीं है। बी में क्या होगा? बेंजीन लेंगे सर, देखिए उस पर क्लोरीन डाल रहे हैं, क्लोरीन एक्सेस में है, AlCl3 आएगा, और डार्क लिखा हुआ है, मतलब कोई और रिएक्शन नहीं होगी, FRS वगैरह नहीं होगी। सो AlCl3 आएगा, Cl2 पे अटैक करेगा। AlCl3, FeCl3, BF3 सबके काम एक है, दे ऑल आर लुईस एसिड, ठीक है। तो आपको रिएजेंट इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे कि फ्रिडलक्राफ्ट हैलोजनेशन में FeCl3 यूज करते हैं, बट AlCl3 विल ऑल्सो वर्क, ठीक है, दोनों लुईस एसिड है। AlCl3 आएगा, Cl- सब्सट्रैक्ट करेगा, Cl- सब्सट्रैक्ट करेगा, एंड विल गेट Cl+। अब ये जो Cl+ है ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ऐसी रिएक्शन करके बेंजीन पे Cl लगा देगा। एक बार बेंजीन पे Cl लग गया, फिर उसके ऑर्थोपैरा पे दूसरा Cl आएगा, फिर दूसरा Cl आएगा। तो इस तरह से चूंकि एक्सेस है, तो इसीलिए पॉली हैलोजनेशन हो सकता है। ईल्ड कैसी भी है लेकिन हो सकता है सर, ठीक है। ये चीज यहां पर अगेन वही केस, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बॉन्ड टूटेगा नहीं, कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, हमको इस रिएक्शन में मजा नहीं आ रहा है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड मजबूत है, तो लुईस एसिड यहां से Cl को नॉकआउट नहीं कर पाएगा, रिएक्शन का होना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है, तो इसको हम नहीं समझ में आ रहा है। और यहां पर क्या Cl- आराम से निकलेगा, क्योंकि बढ़िया कार्बोकेटाइन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है, आराम से कार्बोकेटाइन बनेगा, बेंजीन पे ऐसी रिएक्शन कराएगा, और आराम से ये कार्बन चेन अटैच हो जाएगी। तो डी भी हमको अच्छा लग रहा है, तो बी और डी हमको सर पसंद आ रहा है हमारे हिसाब से। सर देखिए यही दोनों प्रोबेबल आंसर होने चाहिए यहां पर, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। अब मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सवाल
अभी आया है 2020 में, 2020 में सवाल आया है, 2024 में भी आएगा और 2034 में भी आएगा। जो कंसेप्ट 90s में आए हैं वही कंसेप्ट 2000 में भी थे, वही कंसेप्ट 2010 में भी थे और वही कंसेप्ट 2020 में भी रहेंगे। सवाल बदलेंगे बट कंसेप्ट सर वही रिपीट होंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और इसीलिए सर आपको हमारे शब्दों को सर देखिए याद रखना पड़ेगा। सर हमारे शब्द क्या हैं? अगर SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी की बात करें तो SN2 रिएक्शन को सबसे ज़्यादा फायदा कब पहुंचता है? जब मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन से कौन लगता है? भयानक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसीलिए मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर वाली चार्ट दी थी कल की लेक्चर में, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इनहैंस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये चीज़ें। अब आइए चलिए सर समझते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्शन को इनहैंस कर पाएंगे। तो देखिए ये हिस्सा तो हर जगह कॉमन है, ये हिस्सा हर जगह कॉमन है। जो हिस्सा कॉमन है उसका असर हर जगह सेम रहेगा। जो कॉमन नहीं है वो क्या इफेक्ट इंपार्ट करेगा, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए NO2 लगा हुआ है और यहाँ पर भी NO2 है। ये NO2 ऑर्थो पे है, ऑर्थो पे NO2 है तो अपने ऑर्थो पोजीशन पे खूब सारा पॉजिटिव चार्ज लाएगा। साथ में इसका -M लग रहा है, साथ में इसका -I भी लग रहा है। दोनों ही तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को इनहेंस करेगा, दोनों ही तरीके से पॉजिटिव चार्ज को इनहेंस करेगा। ऊपर से ये जो अल्फा कार्बन है 1 डिग्री कार्बन है, तो ये भी चीज़ है। तो यहाँ पे NO2 की -I -M और ये मेटा वाला -I से इस जगह पे खूब सारा पॉजिटिव चार्ज लाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा अल्फा कार्बन पे, बेंजीन से इंड्यूस हो जाएगा अल्फा कार्बन पे। तो ये जो NO2 है रिएक्शन के रेट को इन्हांस करेगा। -I -M से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज और -I से ही पॉजिटिव चार्ज, ये सर यहाँ पर सीन रहेगा। यहाँ पे दोनों NO2 मेटा पे है तो सिर्फ -I से हल्का फुल्का हमको गेन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक NO2 मेटा पे है तो -I और एक NO2 पैरा पे है तो -I -M। -M तो यहाँ लगेगा उतना ही, लेकिन -I यहाँ पर लेस लगेगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा कम लग रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अगर SN2 रिएक्शन में कुछ ऐसे ग्रुप लग जाएं जो अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इन्हांस कर दें तो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कल मैंने रिलेटिव रेट में दिखाया था कि जब एसाइल ग्रुप लग गया था तो सर रिएक्टिविटी लाख हो गई थी, 1 लाख में चली गई थी। स्टेरिक हिंड्रेंस के केस में रिएक्टिविटी अराउंड 100,000 के आसपास थी, लेकिन एसाइल ग्रुप के लगने पर रिएक्टिविटी लैक्स में चली गई। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप होते हैं। NO2 तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा सर? इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंड, क्योंकि उस पर -I मोर लग रहा है। ऑर्थो पे है ना तो -I मोर है। मन में सवाल आता है क्या स्टेरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट नहीं होगा? मैं आप यहाँ पे आपको अपने IIT कानपुर के संदीप वर्मा सर की बात याद दिलाऊंगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट कब लगेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस का असर आप सबसे लास्ट में लगाएंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस ऐसी चीज़ नहीं जो तुरंत लगानी है, सबसे लास्ट में लगानी है। ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। इसके अल्फा के बगल में बीटा और बीटा के बाद ये गामा, गामा कार्बन पे साथ देखिए NO2। तो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला एटम काफ़ी दूर है, उसका असर इतना ज़्यादा नहीं होगा। और ऊपर से 1 डिग्री कार्बन है तो स्टेरिक हिंड्रेंस अभी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। जब तक स्टेरिक हिंड्रेंस नाक के ऊपर नहीं बढ़ेगा तब तक सर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेरिक हिंड्रेंस हो तभी उसका असर आप लगाइए, ठीक है, ये चीज़। ऊपर से ये प्लेनैरिटी है तो ऐसा कोई बहुत बड़ा यहाँ पर रोल नहीं होगा। तो 2 होगा। फिर उसके बाद में सर 3rd होगा, क्योंकि वहाँ पे पैरा पे है, यहाँ पे -I -M, यहाँ पर भी -I -M का मजा है। उसके बाद 4 होगा, सिर्फ -I इफेक्ट लग रहा है वहाँ पर, एंड देन 1 होगा। सो 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए हमको अच्छा लग रहा है, ये चीज़। SN2 को सबसे ज़्यादा फेवर क्या करेगा? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। SN1 को क्या फेवर करेगा? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ठीक है, ये चीज़। सवाल रिपीट हो रहा है, हटा देते हैं इसको। The correct order of reactivity of following haloarenes towards nucleophilic substitution with NaOH। सर देखिए यहाँ पर SNAR रिएक्शन होगी। एरोमेटिक हैलाइड में सर SNAR रिएक्शन होती है।
अगर एरोमेटिक हैलाइड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 के साथ बेंजाइन मैकेनिज्म होती है, जो हमने आज सीखी। लेकिन ये तो नॉर्मल केस है, NaOH वगैरह है, तो यहाँ पे SNAR होगी। SNAR में देखिए दो ही चीज़ तुमको ध्यान रखनी है, क्या कि फ्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव, और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं कहाँ पर, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगने से अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, और ज़्यादा अल्फा कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक, जो रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो ईजिली होता है। ठीक है, तो कहाँ पे सर देखिए रिएक्शन सबसे बेहतरीन होगी, आइए समझते हैं सर। सर देखो सबसे बेहतरीन तो हमको डी लग रहा है। डी तो हमारे जिगर का टुकड़ा है। हैलोजन के ऑर्थो पे और पैरा पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बहुत तेज रिएक्शन होगी, दंदना की रिएक्शन होगी, आप सोच भी नहीं पाओगे कितनी तेज रिएक्शन होगी। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बच्चों देखिए बी में होगी, क्योंकि यहां पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद OMe का प्लस एम इफेक्ट होता है, क्योंकि लोन पेयर है। NO2 का -I होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका प्लस एम इफेक्ट है। तो ये रेट को स्लो डाउन करेगा। हमें ऐसे ग्रुप चाहिए जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करें। ये तो क्या यहाँ पे माइनस चार्ज लाएगा, माइनस चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल कैसे आएगा, तो ये तो रेट को कम करेगा। और यहाँ पे कुछ हो नहीं, तो ना रेट बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो डी में बहुत ज़्यादा रेट बढ़ रहा है, फिर बी में बढ़ रहा है, फिर हमारा ए में होगा, और सी में तो रेट कम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये सर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये रिएक्शन के लिए हार्मफुल होता है। तो DBAC, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन पे मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? देखिए फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन कराएं, एल्काइलेशन कराएं, नाइट्रेशन कराएं या हैलोजनेशन कराएं, आपको याद रखना है सर एरोमेटिक हैलाइड में जो क्लोरीन है ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और पैरा वाला मेजर होता है। तो ये चीज़ सर देखिए आपको याद रखना है सभी ऐसी रिएक्शन में। इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और कहाँ पे आएगा सर? ऑर्थो पे भी आएगा, पैरा पे भी आएगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा सर? पैरा वाला। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट पैरा पोजीशन विल बी मेजर। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा सर? पैरा वाला। तो पैरा पोजीशन पे हमारा एसाइलेशन होगा, एंड विदाउट एनी डाउट सर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है सर, बी हमारा सर देखिए करेक्ट आंसर होगा। मेजर प्रोडक्ट सर बी ही होगा। पैरा प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज डोमिनेटिंग। परफेक्ट सर। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। हमको सर देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछ रहा है, यहाँ पर कहाँ पे सही है, कौन कौन सा केस बेटर है। ठीक है, कौन कौन सा ऑर्डर सही है। SN2 किसको फेवर करता है, SN1 किसको फेवर करता है, SNAR किसको फेवर करता है, सारी चीज़ों को सर देखिए ध्यान रखिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर हम बातचीत करें तो हमारे पास सर देखिए एल्किल हैलाइड है और SN2 की बात कर रहा है। SN2 रिएक्शन अगर सिंपल एल्किल हैलाइड है, देखिए नॉर्मली तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो मजा आ जाएगा। अगर अल्फा कार्बन से पाई बॉन्ड, लोन पेयर या बेंजीनिंग अटैच है तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होती है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। और इन सब के अलावा सर स्टेरिक हिंडेंस देखते हैं। ये सर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और ये सर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, बगल में स्टेरिक हिंडेंस है, लेकिन है तो 1 डिग्री। सर 1 डिग्री में SN2 तेज होगी 3 डिग्री से, सीधी सी बात। 3 डिग्री में कभी भी SN2 नहीं करना, तो एकदम सही बात है ये। ठीक है, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन किस पे डिपेंड करी? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बेंजीन के बगल में बहुत स्टेबल है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बेंजीन से दूर है। हाँ बाद में ये रीअरेंज कर देगा, लेकिन पहले तो ये नहीं स्टेबल है ना, पहले तो इसको रेजोनेंस का मजा इसको नहीं है, ये रीअरेंजमेंट के बाद स्टेबल होगा, तो पहले तो यही स्टेबल है ना। एकदम सही बात है सर, ये भी सही है सर, SN1 के लिए सही है ये। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SNAR नहीं, ऐसी रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन कब फेवरेबल होती है? जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होते हैं। अगर बेंजीनिंग में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, रिएक्शन तेज होती है। यहाँ पर क्या है, बेंजीनिंग में क्लोरीन लगा है, यहाँ पे क्या है, बेंजीनिंग में क्लोरीन है लेकिन साथ में NO2 है। NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इसके लगने से ऐसी रिएक्शन का रेट स्लो डाउन होगा, नो डाउट।
ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सर रेट को स्लो डाउन करेगा, एकदम सही बात है सर, सी भी सही है, ऐसी रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब SNAR की बात करें तो सर SNAR रिएक्शन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगने से तेज होती है। SNAR रिएक्शन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगने से तेज होती है। तो यहां पे बच्चों चारों ही ऑप्शन सही हैं, ABCD सर चारों ऑप्शन सही है, चारों ही बातें सर अपने आप में करेक्ट हैं। SN2 स्टेरिक हिंडेंस पे, SN1 कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे, ऐसी रिएक्शन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप CH3 NH2 OH OR O- N- ये सब के लगने पे तेज होती है। और SNAR रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगने पे तेज होती है। चारों ही चीजें सर यहां पे हमको मिले, एक परफेक्ट रिवीजन क्वेश्चन। थोड़े से ही सवाल बचे हैं, आइए चलिए इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। आहा, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 2023 का ही सवाल है और इस तरह के सवाल अगर आ जाते हैं तो सर देखिए थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। आपको याद होगा सर मैंने स्लाइड में लास्ट में आपको BHC का प्रिपरेशन, DDT का प्रिपरेशन, फिनॉक्सिलिन का प्रिपरेशन सर देखिए पढ़ाया हुआ है, दे आर इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे गैमेक्सिन, गैमेक्सिन मतलब वही BHC, ठीक है। BHC क्या होता है सर, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये हमारा BHC ऑप्शन नंबर ए। क्लोरोपिक्रीन, सर ये क्लोरोपिक्रीन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है सर। ये आंसू गैस है सर, ये वॉर गैस है, टीयर गैस है ये सर, ये सर टीयर गैस होती है। होता क्या है, अगर मैं क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करता हूं HNO3, तो रिएक्शन के दौरान पानी निकल जाता है। नाइट्रिक एसिड को ऐसे लिख रहा हूं HNO3 में, रिएक्शन के दौरान पानी निकल जाता है और हमको इस स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, यही होती है क्या, क्लोरोपिक्रीन। ये एक तरह की टीयर गैस है और ये मॉब को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर वगैरह से शुरू हुआ था और अब ये मॉब वगैरह को सर कंट्रोल करने के लिए होता है। दंगाइयों को सर कंट्रोल करने के लिए न्यूज़ में देखते हैं सर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, तो आंसू गैस के गोलों में सर यही है। इसके अलावा ये खेतों वगैरह में भी सर ऐसे इंसेक्टिसाइड वगैरह भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भारी गैस होती है तो ये ज़मीन पे रहती है और ज़मीन पे जब ये गैस रहती है तो ज़मीन के अंदर जितने चूहे वगैरह हैं उन सबको मार देती है और चूहे खेतों के लिए सर बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो ज़मीन के अंदर के जो रोडेंट्स हैं उनको सर ये मारने के लिए अच्छी रहती है, तो इसलिए ये फर्टिलाइजर मतलब इंसेक्टिसाइड वगैरह के तौर पे भी यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी बात है। फ्रेऑन 1 2, ठीक है। ठीक है, फ्रेऑन 1 2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरल क्या है सर, क्लोरल कहाँ से आता है, जब DDT का प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग सर क्लोरोबेंजीन को किसके साथ ट्रीट करते हैं सर, क्लोरल के साथ ट्रीट करते हैं। क्लोरल इज CCl3CHO, क्लोरल क्या है सर, CCl3CHO है, ठीक है। तो ये सर देखिए यहाँ पर सीन है, इन द फॉलोइंग हैलोजनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, किसमें सर क्लोरीन एटम सबसे अधिक संख्या में है, सर गैमेक्सिन होगा, BHC होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 क्लोरीन एटम है, तो यहाँ पे सर मैक्सिमम क्लोरीन कंटेंट है, ये चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। बाकी सभी में से देखिए क्लोरीन के एटम की संख्या कम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लोरीन है। सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कार्बन के साथ क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों अटैच हैं, दोनों की सर संख्या 4 से कम ही होगी, ठीक है, ये चीज़। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन, सर मेल्टिंग पॉइंट डाइक्लोरोबेंजीन NCERT का डेटा है और मेल्टिंग पॉइंट के लिए मैंने आपको सर याद कराया था क्या, MP ऑफ मिर्जापुर, MP ऑफ मिर्जापुर। कैसे याद रखेंगे, MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, सबसे पहले बेटा पैरा है, फिर ऑफ से ऑर्थो है और फिर मेटा है, तो पैरा ऑर्थो मेटा, सर जी पैरा ऑर्थो मेटा, सर जी पैरा ऑर्थो मेटा, ये सर जी यहाँ पे सीधे सीधे आंसर होगा।
देखिए यही तरीका है सर, देखिए यही तरीका है। जे मेन में अगर आप स्कोर करना चाहते हो सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर धुआंधार तरीके से हमको सर आगे बढ़ना पड़ेगा। इट्स अ T20 मैच, सोचना नहीं है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत सारा आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब प्रैक्टिस करोगे तो रटे रटाए सवाल मिल जाते हैं, और रटे रटाए सवाल मिलते हैं धुआंधार आप आगे बढ़ते हैं, तो उससे अपने को कॉन्फिडेंस आता है। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स है जो आपके साथ देखिए समय खाएंगे, लेकिन वो भी डुएबल होता है, अच्छा होता है, उसमें सर एक्यूरेसी लेवल हाई होता है। ऑर्गेनिक में अगर आती हुई चीज़ मिली तब तो बढ़िया है, लेकिन नहीं आती हुई चीज़ मिली तो आपको -1 करवा देती है, तो इसीलिए अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात। तो सी सर यहां पर होगा पैरा ऑर्थो मेटा। द पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग बोथ कंपाउंड विद नेट नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें दोनों ही मॉलिक्यूल का सर नॉन जीरो डायपोल मोमेंट है, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, उसके बारे में चलिए सर बातचीत करते हैं। ठीक है, जहां पे डायपोल मोमेंट क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, मतलब जीरो नहीं, कैंसिलेशन नहीं हो रहा है। चलिए सर, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1N4 डाइक्लोरोबेंजीन, सर इसमें तो देखिए डायपोल मोमेंट कट जाएगा ना, पैरा में तो दोनों क्लोरीन अपोजिट है सर, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी कट जाएगा, तो यहाँ पर तो सर हमारा ऑप्शन नहीं होगा, हमें तो दोनों में ही नॉन जीरो चाहिए। इसमें तो पहले वाला ही बंदा जीरो हो गया, क्या मतलब है। ठीक है, बेंजीन में भी डायपोल जीरो ही होता है, बेंजीन में भी डायपोल मोमेंट जीरो ही होता है, तो वहां पे भी सर देखिए मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सर देखिए सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन के अंतर के कारण सिस वाले में डायपोल रहता है, लेकिन ट्रांस वाले में से डायपोल कैंसिल आउट हो जाएगा। ये sp2 कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये sp3 कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सर यहाँ पे डायपोल बनेगा, सर यहाँ पे डायपोल बनेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की दिशा में, लेकिन ये डायपोल कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्रांस वाला डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये गलत है सर। यहाँ पर भी सर देखिए ये जीरो हो जाएगा, तो द ओनली ऑप्शन इज क्या सर, हमारा ऑप्शन नंबर बी। सर ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए बेटर रहेगा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, एक तरफ 2 क्लोरीन है, sp3 एंगल है, 109 डिग्री एंगल है, डायपोल नहीं कटेगा, और एक तरफ से 3 क्लोरीन है, डायपोल मोमेंट नहीं कटेगा। तो 2 और 3 के केस में सर जी, 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन के केस में डायपोल मोमेंट नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सर देखिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी सभी में सर देखिए किसी ना किसी स्पीशीज में सर देखिए डायपोल कट जाएगा, बाकी को हमने सर देखा ही नहीं, एक भी हमको कटने वाला बंदा मिल गया, काम खत्म। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। ये एक लेजेंडरी क्वेश्चन है और ये मुझे बहुत पसंद है। ये सवाल हमको सर देखिए रिएक्शन को सोचना सिखाता है, रिएजेंट के साथ सर देखिए काम करना सिखाता है। हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें हम ब्रोमीन डाल लें, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल लें, क्या होगा। सबसे पहले देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट एक माइल्ड बेस होता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है, तो NaHCO3 यहाँ से H+ ले जाएगा। ठीक है, H+ ले गया, H+ ले जाने के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन। सबसे पहली चीज ये होगी। अब Br2 जो होता है, इसके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली होती हैं, जिस कारण से ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या Br2 में से तुम Br+ को लाओगे और Br+ कहाँ अटैक करेगा, एल्कीन के ऊपर। ठीक है, तो Br+ आएगा Br2 में से और एल्कीन के ऊपर साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, जो कि हमने आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में खूब अच्छे से सर बताया हुआ है। इसके बाद 2 कार्बन एंड देन CO O-। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, साइक्लाइजेशन के लिए सर फेवरेबल आपके मन में एक जगह होनी चाहिए कि साइक्लाइजेशन हो जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, ये चीज। अब इसके बाद क्या होगा, इस साइक्लिक इंटरमीडिएट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बाहर वाले Br- से पहले घर वाला O- अटैक करेगा और वहां अटैक करेगा जहां पे कार्बन सब्स्टिट्यूटेड है। मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन सर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का और ये रिंग टूट जाएगी, सो दैट इसको एंगल स्ट्रेन से मुक्ति मिल जाए। तो ये हमारा यहाँ पे अटैक करेगा और अटैक करने के बाद क्या होगा, कितने मेंबर रिंग बन रही है सर, सर यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग बन रही है सर यहाँ पर। ठीक है सर, 5 मेंबर रिंग बन रही है और इस 5 मेंबर रिंग में यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, 2 कार्बन एंड देन 1 कार्बन, और फिर यहाँ से क्या लगा है सर CH2Br।
तो दिस थिंग विल फॉर्म. सो वी हैव अ 5 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर. कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? साइक्लिक एस्टर, COO. 5 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर विद ऑक्सीजन वाले कार्बन से क्या अटैच है? CH2Br. ठीक है, तो 5 मेंबर्ड रिंग वाला साइक्लिक एस्टर और ऑक्सीजन वाले कार्बन से क्या अटैच है? CH2B. C इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, बहुत अच्छी बात. आइए सर यहां पे आते हैं. हमारे पास 1 डिग्री हैलाइड है CH2Cl. देखिए CH2Cl कार्बन की मैं तारीफ में क्या बोलूं, ये 1 डिग्री कार्बन है एंड बीइंग अ 1 डिग्री कार्बन यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने के कारण यहाँ पर SN2 भी बिंदास तरीके से हो सकती है और इस 1 डिग्री कार्बन पे कार्बोकेटाइन भी बिंदास बने क्योंकि बगल में बेंजीन रिंग है. तो यहाँ पे दोनों चीजें सब कुछ अच्छे से होती है. SN2 भी होती है, SN1 भी होती है. बेंजाइल हैलाइड में SN2 भी होती है, SN1 भी होती है. SN2 भी बिंदास हो सकती है, SN1 भी बिंदास हो सकती है. लेकिन एरोमेटिक हैलाइड, विनाइल हैलाइड और ब्रिजहेड साइक्लिक हैलाइड में ना SN2 होती है ना SN1 होती है. यहाँ कुछ होना होती है. यहाँ हाई टेम्परेचर प्रेशर पे SNAR होती है. ठीक है, ये चीज़. अब हमसे पूछा है कि मॉलिक्यूल में अगर हम न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हैं, कोई हीटिंग वीटिंग नहीं हो रही सर, हीटिंग वीटिंग नहीं हो रही है, तो SNAR की बात मत करेगा, नॉर्मल केस है. तो क्या होगा? देखिए अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है तो ये पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करने में हेल्प करेगा, यहाँ पे SN2 हो जाएगी. और अगर हमने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दे दिया है तो एक कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देगा और आराम से SN1 हो जाएगा. ठीक है, तो बेटा ऊपर वाले केस में SN1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा. नीचे वाले केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज एनहेंस करेगा और अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो सर यहाँ पे आराम से बिंदास SN2 रिएक्शन होगी. ठीक है, आराम से बिंदास SN2 रिएक्शन होगी. तो क्या होगा सीन, आइए समझते हैं. पहली वाली रिएक्शन SN1 है, SN1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दूसरी वाली रिएक्शन SN2 है, SN2 मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, तो पहली वाली रिएक्शन SN1 है क्योंकि कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन के बनने में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ हमारा एल्किल हैलाइड सर रिस्पॉन्सिबल है. और दूसरी वाली केस में सर SN2 है क्योंकि बढ़िया पॉजिटिव चार्ज है अल्फा कार्बन पे NO2 के कारण, बिंदास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और खटाक से रिएक्शन होगी SN2. ठीक है, तो डी हमारा को सही लग रहा है. रिएक्शन 1 फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन 2 सेकेंड ऑर्डर. वेरी वेरी ग्रेट क्वेश्चन, वेरी वेरी ग्रेट क्वेश्चन एंड मेजॉरिटी ऑफ लोगों से ये सवाल गलत होगा. क्या है सवाल की केमिस्ट्री, आइए समझते हैं. एल्किल हैलाइड में अगर हमको फ्लोरीन लगाना है तो स्वार्ट्ज रिएक्शन करिए और अगर हमको आयोडीन लगाना है तो फिंकलस्टीन रिएक्शन करिए. एक क्लासिक क्लास 12th NCERT रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सर हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन है. फिंकलस्टीन रिएक्शन में सर हम एल्किल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड लेते हैं और उसमें NaI डालते, साथ में एसीटोन डालते हैं और रिएक्शन होती है. इस रिएक्शन में एसीटोन सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है क्योंकि एसीटोन में बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो पाती है क्योंकि इन एसीटोन रिएक्शन में जो Br- होता है ये प्रेसिपिटेट कर जाता है. एसीटोन में Br- प्रेसिपिटेट कर जाता है तो इसलिए बैकवर्ड रिएक्शन हो ही नहीं पाती है. बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल थी क्योंकि Br का बॉन्ड मजबूत है, लेकिन वो हो ही नहीं पाती क्योंकि Br- को हमने प्रेसिपिटेट करा दिया है. क्लासिक फिंकलस्टीन रिएक्शन. ठीक है, आइए समझते हैं सर इससे संबंधित करेक्ट ऑप्शन क्या है. Br- कैन एक्ट एज कंपीटिंग न्यूक्लियोफाइल. सही बात है सर, Br- दोबारा से अटैक कर सकता है. सॉल्वेंट यूज्ड इन द रिएक्शन सॉल्वेट द आयन फॉर्म्ड इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी उसमें आयन को सर देखिए सॉल्वेट करेंगे. ये रिएक्शन SN2 होती है. ठीक है, ये चीज, ये रिएक्शन सर देखिए SN2 होती है. द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म इन द रिएक्शन इज लेस पोलर देन द लोकलाइज्ड एनायन. पता नहीं क्या बोल रहा है. द रिएक्शन कैन अकर इन एसिटिक एसिड ऑल्सो. ये रिएक्शन एसीटोन में ही होती है. एसीटोन इस रिएक्शन का की कंपोनेंट है क्योंकि एसीटोन में जो कंपीटिंग न्यूक्लियोफाइल है वो प्रेसिपिटेट कर जाता है और प्रेसिपिटेट कर जाता है
तो रिएक्शन बैकवर्ड हो नहीं पाती, जो कि फेवरेबल थी बट हमने उसको रोक दिया, तो इसीलिए रिएक्शन फॉरवर्ड होती है और हम आराम से आयोडीन लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या गलत स्टेटमेंट है। सबसे पहले ये रिएक्शन एसिटिक एसिड में नहीं होती, सिर्फ एसीटोन में ही होती है, ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है सर। देखिए गलत स्टेटमेंट है, डी यहाँ पे गलत है। ए दिखने में सही है बट गलत है, क्यों? अगर बच्चों अगर आपकी शादी ही नहीं हुई है तो आपकी बीवी खूबसूरत कैसे हो सकती है सर? अगर आपकी शादी ही नहीं हुई तो आपकी बीवी कैसे खूबसूरत हो सकती है? तो गलत स्टेटमेंट है ना। शादी हुई नहीं है, बीवी खूबसूरत है, बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं, तो गलत स्टेटमेंट है ना। जब बी आर माइनस सोल्यूशन में ही नहीं है, बी आर माइनस सोल्यूशन में, बी आर माइनस तो पहले ही प्रेसिपिटेट कर गया है, बी आर माइनस सोल्यूशन में ही नहीं है, वो प्रेसिपिटेट कर गया है, तो वो रिएक्शन का पार्ट ही नहीं है। अब जब रिएक्शन का पार्ट नहीं है तो कहां से वो न्यूक्लियोफाइल बन गया? न्यूक्लियोफाइल वो है जो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करे। अब वो सोल्यूशन में तो है, रिएक्शन में पहले ही प्रेसिपिटेट कर गया, उसकी स्टोरी पहले ही खत्म हो गई। तो चूंकि बी आर माइनस प्रेसिपिटेट हो गया है तो कैन एक्ट एज, ये सर स्टेटमेंट गलत है सर, ठीक है ये चीज। द सॉल्वेंट यूज्ड इन द रिएक्शन कैन सॉल्वेट आयन। बेटा SN2 रिएक्शन ए प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है, एसीटोनिक ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, और प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट करता है, और सॉल्वेट करने के कारण बड़ा वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, छोटा वाला कम होता है। ए प्रोटिक सॉल्वेंट में कभी भी सॉल्वेशन नहीं होता है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट में कभी भी सॉल्वेशन नहीं होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट में सॉल्वेशन होता है, ए प्रोटिक में नहीं होता है। तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट में सर देखिए सॉल्वेशन इफेक्ट गलत है, यहां पे एकमात्र जो सही आंसर है वो सी है। द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म इन द रिएक्शन इज लेस पोलर। देखो इस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट क्या है? क्लासिक SN2 रिएक्शन। यहां से I माइनस आ रहा है, यहां से Br माइनस जा रहा है, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। जो डाइपोल बन रहा है वो काफी हद तक कैंसिल आउट हो जाएगा, जो डाइपोल बन रहा है काफी हद तक कैंसिल आउट हो जाएगा। ओरिजिनल मॉलिक्यूल क्या था सर? RCH2Br। ओरिजिनल डाइपोल ज्यादा है, यहां पे डाइपोल कैंसिल आउट हो जाएगा, और डाइपोल कम है तो बंदा नॉन पोलर होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट, द वर्ड इज वेरी गुड, क्योंकि SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप होती है, तो यहां पे इंटरमीडिएट नहीं ट्रांजिशन स्टेट होती है। द ट्रांजिशन स्टेट इज लेस पोलर, क्योंकि दोनों तरफ के हैलोजन का डाइपोल कैंसिल आउट हो जा रहा है। देन द लोकलाइज्ड एनाइन, एनाइन कंप्लीट चार्ज है, ज्यादा पोलर होगा, और एल्केलाइड में भी सर ज्यादा डाइपोल होगा। तो ये सर स्टेटमेंट एकमात्र सही है, बाकी सब में कुछ ना कुछ सर त्रुटियां हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया एडवांस लेवल का बच्चों सवाल था, जिसमें शब्दों का इतना अच्छा सर मायाजाल उपयोग किया गया कि आपके लिए बहुत अच्छी लर्निंग है। द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो इस तरह के सवालों में आपको देखिए सर साइक्लाइजेशन का ध्यान देना है, साइक्लाइजेशन करना ही पड़ेगा तुमको, और इसका आंसर मैं तुम्हें बता देता हूं सर, ये है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको सर बता देता हूं सर, देखिए ये है, एंड नाउ यू हैव टू थिंक कि सर ये रिएक्शन कैसे होगी, आपके लिए सर होमवर्क है। और ध्यान रखना सर इस तरह की रिएक्शन में साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट ही हमेशा मेजर होगा, ठीक है। ये आपका ऑब्वियस गेस होगा, आपको बी और सी में से ही गेस करना है। सोचो सी कैसे बनेगा, खुद से बेटा इसको मैकेनिज्म बनाइए, और हमेशा इस तरह के सवालों में मैकेनिज्म से जाना है, क्योंकि कार्बोकेटाइन है तो सर मैकेनिज्म से ही आपको जाना पड़ेगा। द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। एल्कीन के ऊपर HBr ऐड कर रहे हैं, HBr ऐड करेंगे, इस तरह से H प्लस अटैक करेगा कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पाई बॉन्ड क्यों, पाई बॉन्ड पोलराइज होगा, यहां पे H प्लस आएगा कार्बोकेटाइन, और इसी कार्बोकेटाइन के ऊपर Br आ जाएगा, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज था, तो इसीलिए सर यहीं पे हम Br लगा देंगे, ठीक है। दैट इज द प्रोडक्ट वी विल फॉर्म, ठीक है। तो आंसर विल बी दिस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छी बात। Which of the following compound is inactive in SN1 reaction? सर जी साइक्लिक ब्रिजहेड कंपाउंड में ना तो कार्बोकेटाइन बन सकता है, ना स्टेरिक हिंडेंस के कारण SN2 हो सकती है, तो ये बंदे में ना तो SN1 होती है ना SN2 होती है। द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, बच्चों देखिए ये एक अच्छा सवाल है, ये विलियमसन रिएक्शन का केस है, ये सर देखिए विलियमसन रिएक्शन का केस है।
अब देखिए विलियमसन रिएक्शन हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में पढ़ेंगे। विलियमसन रिएक्शन में जो खेल होता है कि हम लोग एल्किल हैलाइड में अल्कोक्साइड आयन को ऐड करते हैं, क्लासिक SN2 रिएक्शन। लेकिन SN2 के साथ हमेशा खतरा होता है किसका, E2 ना हो जाए। तो इसीलिए आपको सर ध्यान रखना है विलियमसन में कि यहां पर O- है और SN2 रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन मिथाइल हैलाइड में बहुत बम्पर होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, बढ़िया रिएक्शन होगी SN2। 1 डिग्री हैलाइड में बम्पर होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, बढ़िया रिएक्शन होगी। लेकिन 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड में बच्चों 3 डिग्री हैलाइड में कभी भी SN2 नहीं होगी, हमेशा E2 होगी। तो हीटिंग हो चाहे ना हो हमेशा आप E2 करेंगे। और 2 डिग्री हैलाइड में SN2 भी बनेगा और E2 भी बनेगा, लेकिन E2 वाला मेजर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने SN2 वर्सेस E2 आपको बताया था कि कभी भी छोटे एटम पे नेगेटिव चार्ज है O-N- C-, तो E2 करा दिए। बड़े एटम पे और डीलोकलाइज नेगेटिव चार्ज है SN2 कराइए, I-, S-, Cn- और एसिटेट आयन SN2 कराएंगे। तो यहाँ पे O- नेगेटिव चार्ज है, कंसंट्रेटेड नेगेटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्ग बेसिक है, तो यहाँ पे सर E2 रिएक्शन मेजर होगी 2 डिग्री हैलाइड में। यहाँ पर क्या दिया है, 3 डिग्री हैलाइड दिया है। 3 डिग्री हैलाइड दिया है सर, E2 कराइए। हीटिंग नहीं है तो भी E2 कराइए। ये बेस कहाँ पे हमला करेगा, बीटा हाइड्रोजन पे हमला करेगा और हैलोजन अपने आप कट लेगा और हमको ये एल्कीन मिलेगी। बेस बीटा हाइड्रोजन लेकर के अल्कोहल बनाएगा और KCl बनेगा। सो दैट इज द प्रोडक्ट विच विल फॉर्म इन दिस रिएक्शन। यहां पर E2 विल बी मेजर होगा, यहां पे सर E2 प्रोडक्ट मेजर होगा। ठीक है, आप विलियमसन नहीं कराओ। विलियमसन रिएक्शन में कभी भी 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड नहीं लेते हैं क्योंकि उनमें SN2 रिएक्शन नहीं होती है। बहुत ही क्रिस्प में आपको बेटा पूरा कंसेप्ट बताया मैंने। अच्छा सवाल है, द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। अभी कितने भी फोन आ जाए हम नहीं उठाएंगे क्योंकि पहले वीडियो बनाना है सर। सबसे इंपॉर्टेंट काम मेरी जिंदगी का वीडियो बनाना है। ठीक है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आइए समझते हैं सर। हमको NaOH और एथेनॉल दिया गया है सर। NaOH और एथेनॉल, KOH और अल्कोहल, यही अल्कोहलिक NaOH या फिर अल्कोहलिक KOH होता है। अल्कोहलिक NaOH या फिर अल्कोहलिक KOH होता है। आइए सर समझते हैं। तो हमारे पास एल्किल हैलाइड है और एल्किल हैलाइड के ऊपर हम अल्कोहलिक NaOH डाल रहे हैं, क्या होगा? देखिए जो एल्किल हैलाइड है 2 डिग्री हैलाइड है, ये सर देखिए 2 डिग्री हैलाइड है। एंड बीइंग अ 2 डिग्री हैलाइड, यहां पर SN2 भी हो सकती है, E2 भी हो सकती है। यहां पर SN2 की भी संभावना है और E2 की भी संभावना है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, SN2 भी हो सकती है, E2 भी हो सकती है। अब यहां पर सर एक चीज देखिए, क्योंकि अल्कोहलिक KOH में देखिए O- बनता है और O- बेसिक ज्यादा है, तो E2 की प्रोबेबिलिटी मेजर होगी। बट यहां पर हीटिंग का इफेक्ट है नहीं, हीटिंग तो है नहीं चीजें। लेकिन एक और चीज समझिए, यहां पे जो बगल वाला कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन है और ये काफी स्टेरिक हिंड्रेंस इंपार्ट करेगा और इस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण SN2 के चांसेस कम हो जाएंगे और E2 के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इन दोनों कारणों से क्या, बगल वाले कार्बन का स्टेरिक हिंड्रेंस, ऊपर से अल्कोहलिक KOH में अल्कोक्साइड आयन बनता है, अल्कोहलिक KOH में अल्कोक्साइड आयन बनता है और अल्कोक्साइड आयन बेसिक ज्यादा होता है, जिस कारण से E2 के चांसेस ज्यादा है। हम यहां पर SN2 से ज्यादा E2 के लिए फेवरेबल हैं और यहां पर बेस आएगा, बीटा हाइड्रोजन ले जाएगा और उसके बाद सर एक बहुत ही बढ़िया स्टेबल सर प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा? ये वाला। दोनों के दोनों पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं। ठीक है, ये चीज। उसके बाद जो बेस है वो इस हाइड्रोजन को भी निकाल लेगा। क्यों निकाल लेगा ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस हाइड्रोजन का निकलना क्यों फेवरेबल है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात। इसको आप खुद करिए, इस सवाल को आप खुद करिए होमवर्क में। मैंने क्या सिखाया तुमको अभी इतने दिनों से, इतनी देर से मैं क्या बातें बोल रहा हूं खुद से समझो और इसको भी सर खुद से करिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो रिटेंशन ऑन रिएक्शन विद OH-। देखो OH- में SN2 होगा और SN2 में इन्वर्जन होगा, लेकिन इन्वर्जन कब होगा? जब अल्फा कार्बन कायरल है। अगर अल्फा कार्बन कायरल है तो इन्वर्जन रिटेंशन का सर रायता फैलाना। अगर अल्फा कार्बन कायरल है ही नहीं, शादी हुई नहीं, बच्चों के नाम पहले से रख रहे हो, तो अगर बच्चों कायरलिटी का केस होता है, स्टीरियो आइसोमरिज्म का केस होता है, तभी रिटेंशन इन्वर्जन का सर देखिए हम लोग खेल चलाते हैं। तो क्या यहाँ पे अल्फा कार्बन कायरल है?
ये सर कायरल है, तो यहाँ पर तो इन्वर्जन होगा। क्या यहाँ पे अल्फा कार्बन कायरल? नहीं, कायरल कोई और कार्बन है। इस कार्बन पे तो रिएक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे तो रिटेंशन होगा। भाई यहाँ पर तो कोई रिएक्शन का सीन ही नहीं है ना, इस कार्बन की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो बनी रहेगी, कायरल कार्बन है बना रहेगा। इन्वर्जन अल्फा कार्बन पे होता है, यहाँ पे बीटा कार्बन कायरल, तो यहाँ पे रिटेंशन बना रहेगा। यहाँ पर कायरल ही नहीं है तो नो इन्वर्जन नो रिटेंशन, और यहाँ पर अल्फा कार्बन कायरल है तो यहाँ पर सर इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन होगा। तो कहाँ पे रिटेंशन होगा? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये हो गया हमारा। यहाँ पे सर आप साइक्लाइजेशन करा देना, आपको बार बार सिखाया हुआ है, वो सर आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको हम सही लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टेटिक हिंडेंस के कारण ये लेस फेवरेबल होगा ये चीज़। और इसी के साथ आगे हमारी फेवरेट स्लाइड कौन सी? थैंक यू स्लाइड। क्यों? क्योंकि हमको सर बहुत पढ़ना भी है, तो थैंक यू स्लाइड आ गई। थोड़ा सा आज का सर चलिए हमारा काम कंप्लीट हो गया, तो इट्स अ बिग रिलीफ फॉर अस। ठीक है, चलिए सर, तो यहाँ पे सर हमारा एल्केलाइड होता है खत्म, और कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि काफ़ी दिनों से ऑर्गेनिक पढ़ते हुए ऊब गए हैं। आज 10वां दिन था, ऑर्गेनिक पढ़ते हुए ऊब गए, थोड़ा सा चेंज ज़रूरी है। 10 दिन से दाल रोटी खा रहे हैं, आज चावल खाने का मन है। ठीक है, तो कल हम लोग सोल्यूशन पढ़ेंगे, सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव, एंड देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड देन केमिकल काइनेटिक्स। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी केमिकल काइनेटिक्स के लिए, उसको भी करा देते हैं। उसके बाद फिर वापस से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। ठीक है, ये चीज़। चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। सारे के सारे नोट्स, लेक्चर नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। वीडियो देखने के बाद लाइक कमेंट करना बहुत बहुत मैंडेटरी है। सब्सक्राइब कर दीजिए, तब तो सर बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि हम आगे चल के जेई मेन, नीट, बोर्ड सबके क्रैश कोर्स ला रहे हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपकी पढ़ाई के लिए सर काफ़ी बेनिफिशियल चैनल है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। कल मुलाकात करेंगे सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्योरी वाले वन शॉट पे। चलिए सर, बाय बाय।